हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको पूरी वीडियोज मिलेगी। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज चैप्टर, जो कक्षा 10वीं का पार्ट 6 है। और इस चैप्टर के हम करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए, आज इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिजाइन किए हुए हैं। तो भाई इसको तो पूरा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आज तक आपके बोर्ड में पूछे गए हैं या फिर उसके पैटर्न पर पूरे हैं। ओके, तो भाई आप बिल्कुल साथ में बने रहना। अगर आपने ये पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीटली देख लिए तो भाई समझ लो बोर्ड में इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी मार्क्स है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और भाई इसको चैप्टर को स्टार्ट, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है। तो भाई इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को पढ़ाया था, यानी हमने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया था। तो भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इसके सारे बेसिक नॉलेज बताए गए हैं कि भाई इसमें चैप्टर में कौन कौन सी छोटी से छोटी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़ है, हर एक बारीकों को बताया गया, जिसके बाद आपको चैप्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, और इसके क्वेश्चन करना तो और भी आसान हो जाएगा। तो भाई वो जरूर देखना। उसके बाद की बात की जाए तो हमने इसमें पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको करवाया हुआ है। ओके, इसका पूरा एक वन शॉट रिवीजन करवाया गया, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवा रखा है। उसके बाद हमने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज करवा रखी है, और फाइनली आज हम लेके आए हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इसको करने वाले हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो भाई साथ में बने रहना, मजा आने वाला है। तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन किस तरीके का है? ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम क्या देख पा रहे हैं, तो भाई सिद्ध कीजिए कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी। यानी ये क्या कहना चाहता है, मैं यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग बताता हूँ। भाई फिगर यहाँ पर हमारे पास है, एक त्रिभुज है, भाई एक त्रिभुज बनाया जैसा कि इसने कहा है। भाई ये देखते जाओ ये कह क्या रहा है, उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं। भाई इसने कहा है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब इसके समांतर एक रेखा मैंने खींची जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, जो कि डी और ई पर काट रहा है। चलो भाई ठीक है, और इसने क्या रखा है कि ये इसके समांतर, पहली चीज ये हो गया। ठीक है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगा। मतलब ये रेखा जो है इस भुजा और इस भुजा को एक ही अनुपात में काट रहा है। अब बताइए क्वेश्चन कौन सा है? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको कहते हैं ना बिल्कुल याद होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा है। तो ये आपका है बीपीटी परिमेय है। ठीक है, ये बीपीटी परिमेय सीधे इस तरह से क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में मोस्टली बार आया हुआ है। ठीक है, मोस्टली बार हर एक साल छोड़ के एक साल में आ जाता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो कंफर्म बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन में हम बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे बीपीटी परिमेय को, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पहचान लीजिए, इसको जान लीजिए कि ये बीपीटी परिमेय है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन लिखाया जाए तो यानी आप समझ जाना कि ये बीपीटी है। ये नहीं कि यहाँ पर परिमेय लिखा आएगा, नो, आपका प्रश्न लिख के आएगा, प्रश्न 1 2 3 4 जो भी प्रश्न आएगा वो प्रश्न लिख के आएगा। तो आप पहचान लोगे कि देख के भाई ये एक बीपीटी परिमेय है। क्योंकि बीपीटी परिमेय क्या कहता है, भाई वही कहता है जो ये कह रहा है। क्या कहता है कि भाई एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाए जो बाकी दो भुजाओं को काटती है तो वो बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी। भाई ये चीज ये कहता है। ठीक है, इस चीज स्टेटमेंट को सिद्ध करना है तो हम यहाँ सिद्ध करने वाले हैं। तो भाई इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो भाई जब भी क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, सबसे पहला आता है दिया है। भाई क्या क्या चीज दे रखा है पहले वो लिखेंगे। भाई लिखा हमने दिया है। भाई दिया है की बात करें तो यहां हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। भाई इसमें हमें दे रखा है कि डी ई जो है ये समांतर है बीसी के। ये लिखा हमने बीसी। ठीक है भाई, हमें दिया हुआ है डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ठीक है भाई, अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है,
तो यहां पर लिखा हमने सिद्ध करना है। भाई सिद्ध करना है की कंडीशन में आए तो यहां पर हमें सिद्ध करना है कि इसमें जो ये रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काट रही है, यानी AD बटे में DB, यानी हमें सिद्ध करना है AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। भाई ये चीज हमें सिद्ध करना है। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसमें सिद्ध पे। अब देखो सिद्ध करने से पहले यहां पर क्या है, ये चीज फाइंड करने से पहले हमें इसमें करने पड़ेगी कुछ रचनाएं। तो रचना लिखेंगे पहले। यहां पर रचना हमने लिखा, तो रचना की बात करते हैं। तो रचना में यहां पर क्या है, तो यहां पर हम ज्वाइन करने वाले हैं कुछ चीजें, जैसे कि यहां पर D को हम C से ज्वाइन करेंगे, E को हम B से ज्वाइन करेंगे, और यहां पर एक लंब खींचा जाएगा यहां पर ऐसे, और एक लंब यहां पर ऐसे खींचा जाएगा। भाई ये चीज हमने करी है, और इसका नाम भी हम दे देते हैं। भाई नाम इसका क्या है, भाई E आ गया, ये हमने कर दिया भाई F, और ये G कर दिया। चलो भाई ये चीज हो गया। ओके भाई ये हमने रचनाएं की हैं। रचनाएं का मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई DG जो है हमने लिखा DG है, ये लंब है किस पर भाई, AC पर, ठीक है। और उसके बाद EF जो है ये भी लंब है, ये AB पर है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तथा इसमें क्या ज्वाइन किया गया, B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, और हम देख रहे हैं भाई D को C से मिलाया। भाई ये कुछ काम हमने किए हैं जो कि हमने देख सकते हैं यहाँ पर, इसको ये मिलाया, यहाँ लंब खींचा, यहाँ लंब खींचा, ये चीज हो गई डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे। तो सिद्ध की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पे अगले पेज पर देखते हैं भाई कैसा क्या है। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर छोटा सा डायग्राम दोबारा से बना देते हैं, जिससे कि हमें बार बार पीछे जाने की जरूरत ना पड़े। ओके चलो भाई बस लगेगा 10 सेकेंड, उसमें हम 100 बना देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास हो गया A B C D E F G। भाई ये पॉइंट हो गए हैं, और ये हमारे पास लंब है। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें आएंगे किसमें, तो सिद्ध पे आएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सिद्ध। सिद्ध की बात करते हैं। तो सिद्ध में जब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर क्या देखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे भाई त्रिभुज लेंगे, ADE त्रिभुज लेंगे। भाई इस त्रिभुज की बात करेंगे, कौन सा भाई, हम ले रहे हैं त्रिभुज ADE लेंगे। तो भाई इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या भाई, त्रिभुज ADE में भाई इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, किसका क्षेत्रफल निकाला मैंने, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई क्षेत्रफल ADE का। तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा 1/2 गुने में आधार। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस त्रिभुज की बात करें तो ये अगर मैं आधार मानूंगा, तो आधार मान सकते हैं इसको, तो उस पर जो लंब होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो आधार गुने में ऊंचाई होगा, यानी मैं कह सकता हूँ AD गुने में FE। क्या ये लिखा जा सकता है भाई, त्रिभुज के का क्षेत्रफल यही होता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, भाई यही होता है। चलो भाई लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं भाई क्या, अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूं कौन सा वाला, तो अब की बार हम बात करते हैं किसका भाई, BDE की बात करते हैं। तो हमने लिख दिया भाई BDE की बात करते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका भी 1/2 होगा। भाई इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसका भी 1/2 होगा। और आधार क्या है भाई, DB है। और ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर त्रिभुज जो है ऊंचाई इसके अंदर हमेशा लंबवत होती है। याद रखना, कभी भी त्रिभुज में जो ऊंचाई लेते हैं वो हमेशा लंबवत होती है, और इसमें लंब तो है ही नहीं, इसमें 90 डिग्री का कोण तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और इसको लेंगे। यानी मैं बताऊं कि अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लंबवत नहीं है, तो इसको हम रेखा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से ये 90 डिग्री का खींचेंगे। तो अब ये जो है, ये जो आई है लंबाई, ठीक है, ये इसकी लंबवत ऊंचाई है। यानी इसके अनुसार देखा जाए तो FE को लंबवत ऊंचाई कहोगे, यानी ये लिख सकते हो। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। अब इसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं दोनों को अगर बटे में लिखा जाए, यानी क्षेत्रफल ADE बटे में क्षेत्रफल BDE
ये चीज़ होता है, इसके बराबर हो जाएगा 1/2 गुने में AD गुने में FE। और नीचे आ गया हमारे पास 1/2 गुने में DB गुने में FE। भाई ये चीज़ आ रखा है। ओके, अब देखते हैं कुछ कुछ कट रहा है चीज़। तो भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल, FE से FE कैंसिल, यानी हम देख पा रहे हैं भाई AD बटे में DB आ गया। भाई AD बटे में DB आ चुका है। डन, ये तो पहला सेक्शन आया इन दोनों की वजह से। अब लिखेंगे भाई इसी तरह से, इसके बाद लिखा इसी तरह से। भाई इसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या होगा, तो इसी तरह से की बात करें तो इधर से त्रिभुज देखेंगे, यानी मैं लिख सकता हूं क्या कि भाई क्षेत्रफल, भाई कौन सा क्षेत्रफल लिया, AED की बात कर रहे हैं। भाई देख लीजिए भाई AED कौन सा है, और इसके बाद नीचे क्षेत्रफल है, इसके लिए आपको लेना है EDC, इसकी बात करते हैं। यहां पर देख लीजिए भाई क्षेत्रफल, यहां पर AED ये वाला आया है और EDC ये वाला क्षेत्रफल, ये त्रिभुज आया है। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इधर जिस त्रिभुज के क्षेत्रफल कहेंगे तो इसमें इसको आधार और इसको ऊंचाई माना जा सकता है। भाई आधार AE हो जाएगा और DG जो है वो लंबवत तो है, तो ऊंचाई मान सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा यहाँ पर भाई 1/2, और आधार कितना है तो भाई AE है, और ऊंचाई कितनी है तो DG है। चलो भाई ये आ गया। उसके बाद नीचे की बात करें तो नीचे क्या है, नीचे ये त्रिभुज हमें दिख रहा है, तो इसमें आएगा 1/2 और आधार ये आएगा और ऊंचाई यही आएगी। ठीक है, जैसे कि हमने इस साइड किया था वैसे उस साइड होगा, तो इसमें भी हम कह सकते हैं 1/2 आएगा। ठीक है, आधार हमारे पास आ रहा है EC, तो हमने लिखा भाई EC। इसके अंदर कोई लंबवत रेखा नहीं है, तो इसलिए इस रेखा को आगे बढ़ाया और यही इसकी लंबवत रेखा होगी जो कि DG होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा DG। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, और यहाँ पर लिख दिया भाई हमने AE बटे में EC आ जाएगा। भाई AE बटे में EC आ जाएगा। डन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये समीकरण 1 आ गई और ये समीकरण 2 आ गया। भाई ये दो चीज़ हमारे पास आ चुकी है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या ADE और AED सेम त्रिभुज है कि नहीं है। भाई ADE यही है और AED वो भी यही है। भाई इसका मतलब ऊपर वाला त्रिभुज तो सेम है। चलो भाई सेम है। उसके बाद नीचे की बात करें, नीचे क्या दिख रहा है तो BDE है और EDC है ये, और BDE की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है BDE आ रहा है, ये BDE आ रहा है, और EDC मतलब ये आ रहा है। अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज़ दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है कि ये दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं, तो भाई बिल्कुल बने हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं, और एक ही आधार से दोनों त्रिभुज बने जा रहे हैं। भाई अगर कभी भी दो त्रिभुज बनते हैं जो दो समांतर रेखाओं के बीच में हो और एक ही आधार से बन रहे हो, तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। डन, क्या होगा, उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहां पर वही चीज मैं लिखने वाला हूं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। एक मिनट, यहां पर लिखेंगे भाई त्रिभुज कौन सा है, BDE और EDC। हाँ भाई यहां लिखेंगे क्षेत्रफल, अरे क्षेत्रफल, ये हमारे पास क्या है भाई ADE और ADE नहीं था, हमारे पास क्या था भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, हमारे पास था BDE और EDC। BDE और क्षेत्रफल EDC। भाई ये जो दो क्षेत्रफल थे भाई, ये जो दो आपके क्षेत्रफल हैं, ये दोनों आपके बराबर हैं। उसका रीज़न क्या लिखेंगे, तो रीज़न में लिखेंगे भाई ये क्या है भाई, इसमें हम लिख सकते हैं ये एक ही आधार DE से, यानी यह एक ही आधार DE से तथा दो समांतर रेखा के बीच बने हैं। भाई ये इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, क्योंकि यहां तक तो निकाल लेते हो,
यहाँ तक तो सारे निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका रीज़न है भाई इन दोनों के बराबर करने का, वो रीज़न ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि भाई अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से जो दो त्रिभुज बनते हैं, दोनों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्या किया हमने नीचे वाले क्षेत्रफल को नीचे के बराबर कर दिया, डन। ऊपर वाला ऊपर के बराबर तो था ही, क्योंकि वो तो सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये समीकरण के बराबर होगा, भाई ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको मान लिया हमने समीकरण और 3 ले लिया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल को लिखेंगे सीधे डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 1, 2, 3 से कह सकते हैं भाई ये लेफ्ट वाला ये लेफ्ट के बराबर होगा। अब ये इसके बराबर होगा तो ये भी तो इसके बराबर होगा, यानी मैं कहता हूँ AD बटे DB जो है वो AE बटे EC के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे भाई AD बटे DB जो है वो बराबर होगा AE बटे में EC के बराबर होगा। ठीक है, क्या हमें यही सिद्ध करना था भाई, क्या हमें ये सिद्ध करना था AD बटे DB जो है AE बटे EC के बराबर, यानी कि ये बटे ये बराबर होगा ये बटे में ये, डन। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका BPT परिमेय सिद्ध हो चुका है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई ये हो गया इति सिद्धम, डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो कि मैं बताऊं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और उसके बाद फाइनली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और मैं इसके लिए आपको बता दूं, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आपने पढ़ा मतलब ये वीडियो देखी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, लेकिन क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है। क्योंकि क्या होता है, ये क्वेश्चन समझ में बड़ी जल्दी आते हैं, लेकिन इस तरह से भूल भी जाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसको प्रैक्टिस मतलब 2 से 3, 4 बार, जब तक आप इसको पूरा ढंग से खुद से ना कर पाओ, इसको प्रैक्टिस करो। चाहे 10 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़े, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी अलग होती है। किसी को 1 बार में समझ में आता है, किसी को 10 बार में समझ में आता है, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कंफर्म है, समझ तो जरूर आएगा, यानी आपको आ जरूर जाएगा। तो आप इसको 1 बार तो आपने इसको देख लिया, उसके बाद खुद से इसको करो, और खुद से करने के बाद 1 बार में कहीं थोड़ी सी गलती आएगी, अगली बार करोगे तो वो गलती रिजॉल्व होगी, थोड़ी सी और कहीं गलती आएगी, अगली बार में फिर वो भी रिजॉल्व होकर आप पूरा ढंग से खुद से कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना ही करना है, और इसको याद रखना कि ये आप इसके मतलब आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, इसकी प्रैक्टिस कर ही लेना। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगले की बात करें तो इसी का एक भाई वाला परिमेय है, इसका एक भाई भी परिमेय है। यानी जैसा कि आप देख सकते हो सेकंड पर्सन में यहाँ पर क्या सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। यानी ये चीज कह रहा है, अपने बीपीटी के जस्ट उल्टी बात कर रहा है। उल्टे बात का मतलब ये है कि उसमें कहा था अगर रेखाएं समांतर होती तो भुजाएं एक ही अनुपात पे कटेंगे, और इसमें क्या रखा अगर भुजाएं एक ही अनुपात पे कट रहा है तो भाई रेखा समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। यानी ये क्या है, ये आपका है बीपीटी का विपरीत। कंफ्यूज मत होना, आपको दोनों के स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि दोनों क्या कह रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज में एक रेखा बीच में काट रहा है इसको, ठीक है। ये हमने देखा ABCDE, भाई एक रेखा जो है DE इसको काट रहा है, AB और AC को, और एक ही अनुपात में काट रहा है। तब हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा इसके समांतर, यानी इसमें सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है। पिछली बार इसमें समांतर दिया हुआ था और भुजाएं एक ही अनुपात में सिद्ध करना था। ये दोनों बातें उल्टे कर रहे हैं, और इनके परिमेय में कंफ्यूज मत होना, कहीं ये आए क्वेश्चन वो कर दो, वो आए तो ये कर दो। नो, दोनों की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए क्या कह रहा है। ओके, चलो भाई इसके हल में आते हैं। हल मतलब क्या, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। भाई क्या क्या चीज़ दे रखा है वो लिखते हैं। तो दिया है की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि भाई इसमें हमें दे रखा है कि इसके भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब AD बटे में DB बराबर आएगा AE बटे में AC। यानी मैं लिख सकता हूँ AD, पहले तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, भाई इसमें हमें दे रखा है कि AD बटे में DB बराबर में AE है बटे में EC। भाई ये चीज़ हमें दिया हुआ है, डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या भाई सिद्ध करना है इसमें, इसके बाद लिखते हैं सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है। भाई सिद्ध करना है कि कंडीशन में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई सिद्ध करने में आएगा कि हमें करना है भाई DE जो है वो BC के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं DE जो है वो समांतर है BC के, भाई ये लिखा जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या है भाई, ये समांतर है, ये हम लिखेंगे। तो अब इसमें भाई आते हैं नेक्स्ट रचना पे। ठीक है भाई, इसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो रचना की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे, और वो कैसी रेखा खींचेंगे, तो हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, एक जो कि मैंने खींच दी, इस तरह से खींच दी। ठीक है, और ये पॉइंट मान लिया E डैश। ठीक है, और इसमें जो रचना की गई है, और रचना में हमने क्या किया है, रचना में हमने किया है कि भाई DE डैश इसको समांतर मान लिया BC के। भाई ये DE डैश जो है वो BC के समांतर है, ये हमने लिख दिया है। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करते हैं तो हमने लिखा भाई त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में हमने देखा है DE डैश जो है वो समांतर है BC के। भाई हमने देख लिया कि ये रेखा DE डैश जो है ये समांतर है BC के। ठीक है, अब अगर ये रेखा इसके समांतर है तो हमने BPT में क्या पढ़ा था, ये किसी एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा हो तो उसके भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई AD बटे में DB बराबर में AE डैश बटे में E डैश और C। भाई ये बराबर होगा, इसका रीजन क्या होगा, तो इसमें हम लिखेंगे BPT के अनुसार ठीक है भाई, ये BPT के अनुसार हो जाएगा। डन भाई, ये हमने यहां पर कर दिया। अब देखिए क्या है, यहां पर ये हमारे पास आ गया समीकरण 1। भाई ये समीकरण 1 आ गई, और ये चीज हमें लिखा हुआ दिया हुआ, तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा दिया है से। भाई इससे करा जाए तो क्या होगा, भाई इसमें देखेंगे कि भाई समीकरण 1 तथा जो दिया है उससे देखा जाए तो हम देख सकते हैं भाई AD बटे DB लेफ्ट का दोनों बराबर है, तो क्या राइट का भी नहीं बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल बराबर होगा। भाई लेफ्ट अगर बराबर है तो राइट भी बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई ये आ जाएगा AE बटे में EC बराबर में होगा AE डैश बटे में E डैश C, यही होगा। भाई अगर लेफ्ट का चीज बराबर है तो राइट का भी बराबर होगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें देखिए AE बटे में EC बराबर है AE डैश बटे में E डैश C। क्या ये पॉसिबल है कि दो अलग अलग बिंदु हो, तो भाई पॉसिबल हो ही नहीं सकता। भाई जब तक ये दोनों बिंदु सेम ना रहे तब तक इनका अनुपात सेम नहीं हो सकता। भाई एक सेम बिंदु से ही तो अनुपात सेम निकलेगा। तो भाई यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, भाई सीधे लिखेंगे तब E डैश तथा E एक ही बिंदु पर है। भाई यहां देख पा रहे हैं E डैश और E, ये जो दो पॉइंट हैं ये दोनों एक ही बिंदु पर हैं। जब ये दोनों पॉइंट एक ही बिंदु पर है तब क्या होगा, तब हम इसमें कह सकते हैं कि भाई ये चीज सेम हो गई। भाई एक ही बिंदु पर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं DE डैश बराबर हो जाएगा DE के। भाई ये दोनों चीज सेम हो गया, और जब ये दोनों रेखाएं सेम हो गई तो मतलब ये इसी पर आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो DE डैश अगर इसके समांतर था तो ये भी तो इसके समांतर होगा बिल्कुल। तो यहां पर लिख सकते हैं तब, अच्छा इसमें ये क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ना लिख के पूरा स्टेटमेंट लिख दें, DE डैश DE पर ही है। ठीक है, दोनों एक ही पर है। ठीक है, एक ही पर है तो इस पर लिख देंगे पर ही है। तो यहां पर लिख देंगे तब DE जो है ये भी समांतर होगा BC के, क्योंकि हमने माना था DE डैश जो है वो BC के समांतर था। तो भाई DE डैश जब BC के, ये DE डैश BC के समांतर है, तो जब ये और ये दोनों रेखाएं सेम हैं तो भाई ये भी तो समांतर होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, तो रचना के अनुसार। ठीक है भाई, रचना से ही बराबर हो गया। ओके, तो हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर ये हमारा BPT का विपरीत, जिसे कन्वर्स ऑफ BPT कहते हैं, वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया दोनों परिमेय किस तरह से अलग हैं और दोनों में क्या अलग से निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई किस में क्या करना है। दोनों की स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या कह रहा है। एक में कह रहा था
कि भाई समांतर रेखाएं हैं तो भुजाएं अनुपात में करो, और इसमें क्या रखा है भुजाएं अनुपात में है तो समांतर करो। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये दोनों आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड के एग्जाम में मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो अब तो इसको समझ लो, कर लो, बिल्कुल प्रैक्टिस कर लो और माइंड में बिल्कुल फिट कर लो। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 3। अब इन्हीं बीपीटी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। अब आपको मैं बता दूं ये 100% है कि बीपीटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। अगर वो परिमेय आ गया तो अच्छी बात है, अगर परिमेय मिसिंग हुआ तो उसके आधार पर क्वेश्चन आएगा। और भाई आजकल जो छोटे क्वेश्चन आने लगे हैं 1-2 नंबर के, जो एमसीक्यूज आते हैं या फिर 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें तो ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। अब मिलने की बात यहाँ पर ये करूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ की बात करें तो भाई इसके हल में ये क्या कहना चाहता है, भाई क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। तो भाई मैंने यहाँ बनाया एक त्रिभुज पी क्यू आर, पी बनाया, क्यू बनाया और आर बनाया। अब इसमें बीच में क्या है, ई एफ है, ई एफ आ गया, ठीक है। अब इसमें ये कहा है त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें ई और एफ बिंदु, मतलब पी क्यू पर ई है और पी आर पर एफ है, इस तरह से बिंदु आपको दिए हुए हैं। चलो भाई ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए किसमें ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर, मतलब आपको बताना है कि क्या ये इसके समांतर है। इन तीनों कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो भाई इसमें सबसे पहले वाली कंडीशन की बात करते हैं। तो पहले वाले कंडीशन की बात करें तो अगर मुझे ये समांतर निकालना तो वो कैसे निकलेगा। तो भाई ये समांतर सिर्फ तब हो सकता है जब इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो, जब इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो तभी समांतर होगा। यानी हम लिख सकते हैं ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, तब भाई तब क्या होगा, तो भाई इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। तो यहां पर लिख सकते हैं भाई पी एफ बटे में ई क्यू बराबर में होगा भाई पी एफ नहीं पी ई है, पी ई बटे में ई क्यू और पी एफ बटे में एफ आर होगा। भाई ये स्टेटमेंट हमारे पास है जो कि बीपीटी को दर्शाता है कि भाई ये रेखा समांतर हम तब कह सकते हैं जब ये भुजाएं अनुपात में होगी। डन। अब इसके आते हैं पहले पार्ट पर, और पहले पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। भाई कैसे होगा पहला पार्ट सॉल्व। तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग भाई इस रूल को देखना है हमें। रूल क्या देखना है, पीई बटे में ई क्यू, यानी पीई कितना है 3.9, हमने देखा भाई 3.9 बटे में। भाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले इस चीज़ को कि भाई हमें क्या चेक कर रहे हैं, भाई पीई बटे में ई क्यू चेक कर रहे हैं और बराबर में पी एफ बटे में एफ आर चेक कर रहे हैं। चलो भाई ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं। अब इस अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं भाई, पीई कितना है 3.9, यहाँ पे लिखा हमने 3.9। ई क्यू की बात करें तो भाई 3 है, और पी एफ की बात करें तो ये भाई 3.6 है, और ये बात करें तो 2.4 है। भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई कटने के लिए, तो यहाँ से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कैसे कटेगा, तो भाई 3 को इससे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, बीच में पॉइंट है मतलब 1.3 आ गया। इसको बात करें तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, और 3/2 क्या होता है, तो 3 को 2 से भाग करोगे तो 1.5 आएगा। अब मुझे बताओ क्या ये बराबर है, तो भाई ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, तब ई एफ जो है वो समांतर जो है वो नहीं है किसके भाई, क्यू आर के। भाई ये ई एफ जो है समांतर नहीं है क्यू आर के, और ये हमारे पास आ गया कि भाई समांतर करना था, ये समांतर नहीं है। डन। तो ये पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। अब करते हैं भाई इसके सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें भाई फिर से हमें यही चीज़ चेक करनी है। यही चीज़ क्या चेक करनी है भाई, हमें यही स्टेटमेंट चेक करना होगा क्योंकि हमें तो समांतर चाहिए। तो भाई इसमें पी ई कितना है 4, तो हमने लिखा 4। भाई क्यू ई कितना है, तो क्यू ई की बात करें 4.5, तो ये 4.5 लिखा। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद भाई कितना है, पी एफ कितना है, तो पी एफ 8 हो गया। ठीक है, और आर एफ जो कितना है 9 है, तो इसको 9 लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बराबर है, तो भाई यहाँ तो बराबर नहीं लग रहा, ये तो भाई अलग अलग लग रहा है। तो क्या भाई बराबर हो सकता है, तो भाई इसको काट के देखो होगा। आप बोलोगे सर कट तो रहा नहीं है, कुछ कटेगा कैसे, जब यहाँ दशमलव में तो इसको भी दशमलव में ला देते हैं। भाई कैसे आएगा, भाई 2 से इसको काटा तो 4 पे होगा, 2 से इसको काटा तो 4.5 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं अब 4/4.5 बराबर हो गया 4/4.5 के। और अब आप देख सकते हो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो भाई बिल्कुल बराबर है। और जब ये बराबर है तब हम लिख सकते हैं क्या, तब ई एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के। भाई ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर हो जाएगा, और ये समांतर हमने लिख दिया। डन। चलो भाई ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं भाई अगले पार्ट पे, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरा कैसा है, ये इसको हमने इरेज किया।
और भाई यहाँ पर जैसे हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, तो इसमें हमें कह रहा है भाई क्या क्या चीज़ें, भाई पी क्यू दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है, पी क्यू और पी आर तो इसके अंदर है ही नहीं भाई, ये तो नहीं है। और पी ई और पी एफ ये हमें दिख रहा है, पी ई और पी एफ है, तो भाई ये दो है और ये दो नहीं है। और पी क्यू मतलब ये तो पूरी भुजा दे दी, और पी आर मतलब पूरी भुजा दे दी। अब क्या करें, तो भाई इसमें क्या करना है, जब भी आपको पूरे के साथ अनुपात निकालना हो तो इसको तो पहले करो उल्टा। उल्टा क्या करो, तो भैया आ जाएगा क्या, ई क्यू बटे में पी ई आ जाएगा, ठीक है, और बराबर में एफ आर बटे में पी एफ आ जाएगा, ठीक है भाई। पहले आपने इसको उल्टा किया, उल्टा करने के बाद प्लस एक इधर कर दो और प्लस एक इधर कर दो, इतनी बात कर दो। उसके बाद भाई इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा भाई, पी ई आएगा। भाई प्लस एक तो कर सकते, भाई उल्टा पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक भी दोनों साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेम चीज़ हो रही है। अब इसके बाद इसको देखेंगे, पी ई एलसीएम आएगा, पी इसमें जुड़ेगा, मैंने लिखा ई क्यू प्लस में पी ई, और यहाँ पर आ रहा है भाई एफ आर प्लस में पी एफ और बटे में पी एफ है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसी स्टेटमेंट को बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक पहुँच गए और इसको हमने जोड़ा भाई, ई क्यू और पी क्यू, पी ई को जोड़ेंगे, ई क्यू और पी ई को जोड़ेंगे तो ये पी क्यू आएगा, ठीक है। और बटे में क्या आ रहा है भाई, पी ई आ रहा है, ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद बराबर की बात करते हैं तो भाई पी एफ है, भाई हमने इसको लिखा एफ आर और पी एफ, एफ आर और पी एफ, भाई इन दोनों छोटे को जोड़ेंगे तो पूरा आएगा पी आर, तो हमने यहाँ पर लिखा पी आर आ गया। और बटे में कितना आ रहा है, तो भाई पी एफ आ रहा है, ठीक है, बटे में पी एफ आ गया। चलो भाई ठीक है। अब देखिए क्या, अब सारी चीज़ें आपको पता है, तो भाई यहाँ देखा हमने पी क्यू दिया है, पी ई हमें पता है, पी आर हमें पता है और पी एफ हमें पता है, सब पता है, और ये स्टेटमेंट बराबर हो गया, इसका मतलब ये समांतर हो जाएगा। तो भाई इसमें देख लेते हैं भाई, पी क्यू को क्या लिखा हमने 1.28, ठीक है, बटे में पी ई को क्या लिखा 0.18, और इसके बराबर में पी आर की बात करें तो ये 2.56, और पी एफ की बात करें तो ये आ रहा है 0.36, भाई ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या ये बराबर है। तो यहाँ पर हमने देखा पॉइंट से पॉइंट कट गया, चलो भाई ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, कट जाएगा। इसको 2 से काटा तो 18, इसको 2 से काटा तो 128 है। अब बताइए क्या लेफ्ट और राइट बराबर है, भाई बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब लिखेंगे तब, भाई तब हो जाएगा भाई हमारे पास ई एफ जो है ये समांतर हो जाएगा क्यू आर के, और यहाँ से हम फाइनली कह सकते हैं तीसरे पार्ट के अंदर भी ई एफ जो है क्यू आर के समांतर हो गया। डन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या है। चलो भाई, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, उसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई आकृति 6.1 जो आपको यहाँ पर ये दिख रही है। इसमें भाई क्या है, मैं यदि LM जो है वो CB के समांतर है, यानी कहा जा रहा है ये LM रेखा ये CB रेखा के समांतर दिया हुआ है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और LN जो है वो CD के समांतर है, मतलब ये रेखा इसके समांतर है, ये भी चीज़ दे रखी है। चलो ये भी बहुत बहुत बढ़िया। अब इसमें सिद्ध करना है कि AM बटे में AB, यानी AM बटे में क्या है AB है, AM बटे में पूरा AB जो है और AN बटे में पूरा AD है, ये बराबर है आपस में, ये सिद्ध करना है। अब भाई ये सिद्ध कैसे होगा, तो ये सिद्ध देखो हमने जो BPT अभी तक पढ़ी है उसमें देखा था एक त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज में अगर कोई भी एक रेखा दूसरे के समांतर होती है तो उसके भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। भाई ये हमने पढ़ा था। तो भाई त्रिभुज से तो इन दोनों के निकलेंगे, इस त्रिभुज से इन दोनों को निकलेंगे। भाई इनको आपस में रिलेट कैसे करेंगे, तो भाई देखते हैं कैसे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे भाई दिया है, भाई क्या क्या चीज़ दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले दिया है, तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ की बात करें यहाँ पे तो भाई दिया है में हमें दे रखा है भाई LM जो है, भाई त्रिभुज पहले लिख लेते हैं, आकृति जो है या फिर सीधे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LM जो है वो समांतर है CB के, भाई ये दे रखा है, तथा LN जो है वो समांतर है CD के। भाई ये दोनों चीज़ें हमारे पास, LM समांतर है BC के, CB के, जो भी कह सकते हो, और LN जो है समांतर है CD के, मतलब ये रेखा इसके समांतर है। इतनी बात आपको दे रखी है। चलो भाई बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है की बात आते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई कि भाई ये हमें सिद्ध करना है कि AM बटे में AB, AM बटे में AB बराबर में AN बटे में AD। भाई ये चीज़ है, AM बटे में AB बराबर में AN बटे में AD, ये चीज़ हम देखेंगे। ओके चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई सिद्ध करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं सिद्ध पे, सिद्ध पे आते हैं तो ये आ गया हमारे पास सिद्ध।
भाई सिद्ध में क्या करना है, सिद्ध में हमें करना है भाई सबसे पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज बोल लेंगे तो त्रिभुज क्या है हमारे पास वो, तो हम देख सकते हैं भाई त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी में, भाई त्रिभुज ए बी सी में हमें जैसा कि पता है कि भाई एल एम जो है वो बी सी के समांतर है, जैसा यहाँ पर भी लिखा हुआ एल एम बी सी के समांतर है। तो हम लिख देंगे इसमें एल एम जो है वो समांतर है सी बी के। भाई ये चीज़ तो हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब ये चीज़ हमें दिया हुआ है तो उस अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि भाई ए एम बटे में एम बी बराबर में होगा ए एल बटे में एल सी। भाई ये चीज होगा, भाई हमने क्या लिख दिया कि ये रेखा इसके समांतर, तो ए एम बटे में एम बी बराबर में ए एल बटे में एल सी होगा। यही होगा। क्या रीजन होगा इसका, भाई बता दो रीजन। तो रीजन की बात करें तो यहां पर रीजन हमारे पास होने वाला है, रीजन होने वाला है भाई बीपीटी से। भाई अभी तो पढ़ी थ्योरम हमने पेपर में पढ़ी है भाई बीपीटी ही तो कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा आ जाए और जो बाकी दो भुजाओं को काटती है तो वो एक ही अनुपात में काटेगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं भाई एक ही अनुपात में काट रहा है। कब, भाई समांतर है तो एक ही अनुपात में काटेगा, और वो हमने लिख दिया बीपीटी से। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, तो हम आते हैं भाई त्रिभुज, जो नीचे वाला त्रिभुज है ए डी सी की बात करते हैं। ए डी सी में भाई इस त्रिभुज में बात करें तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि एल एन जो है, जो हमें दे रखा है एल एन जो है वो समांतर है किसके, भाई सी डी के। भाई यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई ये एल एन जो है वो सी डी के समांतर है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अगर ये समांतर है तो इसकी भुजाएं अनुपात में होगी, और भुजाएं अनुपात का मतलब मैं कह सकता हूं भाई ए एन बटे में एन और क्या है भाई डी, और बराबर में आ जाएगा ए एल बटे में एल सी। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं ए एन बटे में एन डी बराबर में ए एल बटे में एल सी। और क्यों, क्योंकि ये इसके भुजा के समांतर है दोनों, तो हम इसका रीजन भी लिखेंगे बीपीटी। भाई इसका रीजन भी हमने लिख दिया बीपीटी से। डन, तो ये भी यहां पर होता है समाप्त। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं भाई दो समीकरण हमारे पास आ चुकी है। एक तो ये पहली समीकरण और एक ये आगे दूसरी समीकरण। इन दोनों समीकरणों से क्या कर सकते हैं, तो यहां की बात करूं मैं तो इन दोनों समीकरणों में हम लिख सकते हैं भाई समीकरण एक तथा दो से। ठीक है भाई, हमने देख लिया समीकरण एक तथा दो से। तो यहाँ पे दो समीकरण हमें दिख रही हैं, इसमें लेफ्ट राइट वाला दोनों बराबर है। भाई राइट वाला बराबर तो लेफ्ट ही बराबर होगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं ए एम बटे में एम बी बराबर में ए एन बटे में एन डी। भाई ये चीज हमें बराबर दिख गया। क्या हमें यही सिद्ध करना था, ए एम बटे में एम बी, तो भाई ए एम बटे में एम बी तो ये ए बी है। भाई ए एम बटे में ए बी आ गया और ए एन बी सी, ठीक है, और नीचे ए डी आ गया। अरे ये तो लफड़ा हो गया, क्या करा जाए, कैसे होगा। तो भाई जब भी ऐसा है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये भुजाएं अनुपात में आ गई है, लेकिन इसने ये भुजा नहीं कहा है, इसने छोटी और पूरे बड़े भुजा की बात की है। और जब भी ऐसे कन्वर्जन करना हो, भाई हमने टुकड़ों में किया है और इसको एक छोटा और एक पूरा बड़ा चाहिए, जब भी ऐसा है तो पहला काम इसको उल्टा करो। तो भाई उल्टा कर देते हैं। उल्टा करोगे तो क्या आएगा भाई, एम बी यहाँ पर लिख दिया, तब इसको लिख दिया भाई एम बी बटे में ए एम बराबर में आएगा एन डी बटे में ए एन। भाई ये कंडीशन करनी है। उसके बाद क्या करना है, तो दोनों तरफ एक और एक जोड़ दो। भाई हम उल्टा कर सकते हैं, भाई कोई भी समीकरण है उसको पलट सकते हैं हम, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। भाई पलट सकते हैं, सेम ही चीज रहेगी, उसका दोनों तरफ एक जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, इसमें एलसीएम लेके जोड़ेंगे, यहाँ पे एक को एलसीएम लेके जोड़ेंगे। और वो कैसे जुड़ेगा, तो यहाँ देखिए भाई, हाँ जी, हाँ यहाँ पर दे रखा भाई, यहाँ पर हम लिखते हैं ए एम को इससे गुना करेंगे तो ये आ जाए एम बी प्लस में ए एम आएगा। तो लिखा हमने यहाँ पे एम बी प्लस में ए एम और बटे में ए एम आएगा। ठीक है, और इसके बराबर की बात करें तो यहाँ पर क्या रहे, एन डी प्लस में ए एन आएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा एन डी प्लस में ए एन और बटे में आ रहा है ए एन।
चलो भाई ये भी चीज आ गई। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं भाई, एम बी और ए एम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम एम बी और ए एम को जोड़ेंगे तो पूरा ए बी आएगा। तो भाई इसको लिखा हमने ए बी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी बटे में ए एम बराबर। इसमें देखेंगे एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो पूरा ए डी आएगा। तो भाई इसको भी लिख दिया हमने ए डी, ये लिख दिया, और बटे में आ रहा है ए एन। चलो भाई ये आ गया। अब क्या करते हैं इसको, क्योंकि क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है हमारे पास, एम बी ए एम बटे में ए बी है, मतलब ये तो उल्टा आ रहा है भाई, यहाँ पर ए एम बटे ए बी है और यहाँ ए बी बटे ए एम है, तो इसको पलट सकते हैं, और जब लेफ्ट में पलटेंगे तो राइट में पलटना पड़ेगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं क्या भाई, ए एम बटे में ए बी बराबर में ए डी ए एन बटे में ए डी। भाई इस तरह से हमने पलट दिया। अब देख लीजिए आंसर चेक कर लीजिए, ए एम बटे में ए बी, ए एम बटे में ए बी, ए एन बटे में ए डी और ए एन बटे में ए डी, यानी अब यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या भाई, इति सिद्धम। डन भाई, इति सिद्धम हो चुका है। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा भाई कैसे सॉल्व किया हमने। तो हमने यहाँ पर देखा भाई इन दोनों को, अगर इन दोनों को आपस में रिलेशन करना है तो भाई बीच वाले को कॉमन लिया, मतलब इसके अनुपात इसके बराबर और इसका अनुपात इसके बराबर है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। और जब बीच वाला दोनों में बराबर था तो उस कंडीशन में लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों आपस में बराबर हो गया, जिसको हमने यहाँ रखा। अब हमें देखा कि हमने देखा यहाँ पर हमने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या कहा है, इसमें आंसर कहा है एक छोटा है और एक पूरा बड़ा है। तो इसमें जब भी कन्वर्जन करना हो तो मैंने आपको बता दिया है कि पहले जो छोटे वाले आपके पास आए हैं इसको उल्टा पलटना है और एक जोड़ देना है। एक जोड़ने के बाद आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा भाई, इसको जोड़ने के बाद ऐसा आ जाएगा, और फाइनली इसको भी उल्टा करोगे तभी आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ अजीबोगरीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे मजेदार से, तो देखिए से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ की बात करते हैं भाई, आकृति 6.2 है हमारे पास, ठीक है। इसमें दे रखा है डीई जो है समांतर है, डीई जो है वो समांतर है एसी के, चलो भाई, और डीएफ जो है वो एई के समांतर है, इतनी बात दे दी इसने, चलो बहुत बढ़िया। सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे में एफ ई, बीएफ कौन सा भाई, ये रहा बीएफ बटे में एफ, बीएफ बटे में एफ ई, ये जो है बीएफ बटे में एफ ई, और ये बराबर होगा ईसी, ईसी बटे में सॉरी बीई, बीई लिखा है, बीई बटे में ईसी के बराबर है। भाई ये चीज़ देख रखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई पहले हम लिखते हैं भाई क्या दिया है, इसमें हमने लिख दिया पहले कि क्या दिया हुआ है। यहां लिखा भाई दिया है, दिया है की बात करें तो इसमें हमें यहां पर दे रखा है कि भाई डीई जो है वो समांतर है एसी के, भाई ये दे रखा है। और क्या दे रखा है भाई, डीएफ जो है वो समांतर है एई के, भाई इतनी बात हमें दे रखी है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे भाई क्या सिद्ध करना है, तो हमने लिखा यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध करना है। मैं यहाँ पर आएंगे तो हम लिख सकते हैं भाई क्या कि भाई बी एफ जो है बटे में एफ ई जो है ये बराबर होगा बीई बटे में ईसी के, भाई ये बराबर होगा। भाई हम देख पा रहे हैं बी एफ बटे में एफ ई जो है वो बीई बटे में ईसी के बराबर होगा। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे, यहाँ पर लिखा हमने सिद्ध पे, ठीक है। अब देखो सिद्ध में क्या करेंगे, सिद्ध की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, भाई बड़े त्रिभुज में बात करते हैं। तो बड़े त्रिभुज की बात करें तो मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी सी में, भाई इसमें देखें तो इस बड़े त्रिभुज के अनुसार देखा जाए तो बड़े त्रिभुज की भुजा AC के समांतर क्या है, DE है। जैसे हम देख सकते हैं AC के समांतर DE है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई DE जो है समांतर है AC के। चलो इसका रीजन हम लिख देते हैं क्या, तो भाई इसका रीजन आ जाएगा दिया है, भाई ये तो दे रखा है हमें, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद हम लिख सकते हैं भाई अगर ये चीज समांतर है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा है, तो भाई उसकी भुजा वो जो समांतर रेखा है वो बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी। तो भाई लिखते हैं भाई BD बटे में AD, भाई ये चीज चाहिए क्या आंसर में चाहिए हमें आंसर में चाहिए BF बटे में FE। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या BD बटे में AD लिखा, ठीक है। जैसे कि आप त्रिभुज में देख सकते हो कि भाई इस त्रिभुज के अंदर ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, तो भाई ये BD बटे में AD बराबर होगा BE बटे में EC के बराबर होगा। तो भाई लिख देते हैं, बराबर में आ रहा है
BE बट्टे में EC आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गया। और इसका रीज़न क्या आएगा भाई, इसके रीज़न की बात करें तो क्या आएगा, तो रीज़न में हम देखेंगे भाई अगर दो मतलब किसी एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा होती है, दूसरी रेखा होती है जो बाकी दो भुजाओं को काटती है और वो सेम अनुपात में आएंगे, और इसका रीज़न है भाई BPT। भाई यही फेवरेट चल रहा है यहाँ पे BPT, भाई इसी से सब कुछ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यही कंडीशन समांतर है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। तो भाई BPT आ गया और इसको हमने लिख दिया समीकरण 1। भाई ये हमारे पास आ गया समीकरण 1। अब आते हैं नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो अब की त्रिभुज लेंगे हम, इसको लेता हूं मैं त्रिभुज आपके लेते हैं भाई ABE त्रिभुज लेते हैं, ये लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो भाई दो भुजाएं समांतर दिख रही है आपको, कौन कौन सी समांतर है, तो हम देख पा रहे हैं भाई ये जो है वो इसके समांतर है, भाई है समांतर। भाई इस ब्लू वाला जो त्रिभुज है उसके अंदर जो रेड वाला पोर्शन क्या है, ये दोनों समांतर है। अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इसकी भुजाएं भी एक ही अनुपात में होगी, बिल्कुल होगी। तो भाई इसको लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या भाई, इसके बाद हम आते हैं किसमें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं त्रिभुज ABE में, भाई इसमें आ गए। इसमें हम लिख सकते हैं भाई DF जो है वो समांतर है AE के, भाई DF जो है वो समांतर है AE के, ये चीज़ दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर लिखा क्या भाई, यहाँ पर लिख दिया है। डन, चलो भाई दिया आ गया। अब उसके बाद जब ये दिया हुआ है तो अगर समांतर रेखा है तो वो तो बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगा। भाई ये समांतर है तो भाई BD बटे में DA जो होगा, BD बटे में DA जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो BF बटे में FE के बराबर होगा, BF बटे में FE के बराबर होगा, ठीक है। और इसका रीजन भी क्या आ गया, तो इसका रीजन भी BPT है। एक मिनट भाई BPT आ गया, ठीक है। अब यहां से हम देख सकते हैं इसको भी मैंने मान लिया समीकरण कौन सा आ गया, समीकरण 2 आ गए, ठीक है। अब यहां पर देखो इन दोनों समीकरणों के अंदर भाई लेफ्ट वाला क्या दोनों में बराबर है, तो BD बटे AD, BD बटे में AD या D, ये बात एक ही है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला दोनों बराबर है। अगर लेफ्ट वाले दोनों बराबर हैं तो क्या राइट वाले बराबर होंगे, तो भाई बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहां पर हम देख सकते हैं लिखेंगे क्या, यहां पर मैंने लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हैं, तो इसके राइट वाले उसके राइट वाले को बराबर कर देंगे। तो हमने लिख दिया BE बटे में EC, यहां पर लिखा भाई तब BE बटे में EC बराबर में होगा क्या, तो इसके बराबर में हो रहा है भाई BF बटे में FE, ये लिख दिया BF बटे में FE, ये हमारे पास आ चुका है। डन, अब ये आंसर आ चुका है, क्या यही निकालना था, तो भाई BF बटे में FE, तो क्या है यहाँ पे BF बटे में FE बिल्कुल, और उसके बाद है BE बटे में EC, तो भाई BE बटे में EC भाई बिल्कुल आ चुका है, मतलब यही हमें निकालना था और ये यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई हो गया इति सिद्धम, भाई इति सिद्धम हो चुका है। डन, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर हमने भाई दो अलग अलग त्रिभुज का आपस में कंपेयर किया है, और कंपेयर हम कैसे कर पाए हैं, क्योंकि उन दोनों त्रिभुजों में चाहे बड़ा त्रिभुज का हो या छोटा त्रिभुज का हो, दोनों के अंदर ये AB जो है वो सेम था, कॉमन था, उभयनिष्ठ था, और जिस कारण से हमने दोनों की भुजाएं एक ही अनुपात को, जो कि इस भुजा के अनुपात थे, वो दोनों के दोनों में कंपेयर कर दिया कि भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर है। तो उस कंडीशन से हमने राइट को राइट के बराबर किया और हमारा आंसर सामने। डन, चलो भाई ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई वो किस तरीके का है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो आकृति 6.3, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, फिर तो इंपॉर्टेंट होगा ही। चलो भाई इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो दिए हुए की बात करें तो DE समांतर है भाई, DE समांतर है OQ के, चलो भाई, और DF समांतर है किसके, OR के। अब हमें दर्शाना है कि जो EF है ये QR के समांतर है, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। चलो कैसे दर्शाया जाएगा, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है भाई, जो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं, दिया है भाई। दिया है की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं भाई DE जो है, इसमें हम देख सकते हैं भाई जो ये DE है, अरे
भाई डी ई जो है ये समांतर है ओ क्यू के, ठीक है, और डी एफ जो है वो समांतर है क्यू आर के। भाई इतनी चीज हमें दे रखी है, डन। उसके बाद क्या कर रखा है भाई, उसके बाद हम आते हैं सिद्ध में। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई। सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां हम लिख सकते हैं भाई कि हमें सिद्ध करना है ई एफ जो है वो समांतर है, ये जो ई एफ है ये समांतर है क्यू आर के। भाई ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, भाई देख सकते हो यहाँ पे ये सर दर्शाना है, ये सिद्ध करना है, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद आते हैं सिद्ध पे, तो भाई सिद्ध में कैसे होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई सिद्ध। सिद्ध की बात करते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई एक त्रिभुज, क्या त्रिभुज भाई, पी ओ क्यू, इस त्रिभुज को देखते हैं। तो भाई पहले मैंने लिया भाई त्रिभुज पी ओ क्यू, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई त्रिभुज पी ओ क्यू की बात करते हैं, ठीक है भाई। इस त्रिभुज पी ओ क्यू के अंदर क्या कुछ समांतर है, तो हम देख सकते हैं भाई पी ओ क्यू के अंदर हमारा ई डी जो है और ओ क्यू जो है वो समांतर है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा भाई ई डी मतलब डी ई जो है वो ओ क्यू के समांतर है, तो लिखा हुआ है तो भाई लिख देते हैं भाई डी ई जो है वो समांतर है ओ क्यू के। और उस कंडीशन से इसका रीजन क्या आ जाएगा, तो साथ में आ जाएगा भाई दिया है, ठीक है भाई, ये दिया है की कंडीशन आ गई। और उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद की बात करते हैं भाई, अगर रेखाएं समांतर है मतलब त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा है और वो बाकी दो भुजाओं को काट रहा है, तो भाई वो बाकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगा। यानी मैं लिख सकता हूं क्या भाई, पीई बटे में ई क्यू बराबर में होगा पीडी बटे में डी ओ। भाई ये चीज हो जाएगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन आएगा बीपीटी, सीधे डायरेक्ट। भाई कैसे आ रहा है भाई, बीपीटी से आ रहा है, ठीक है, बीपीटी आ गया। ओके, तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण 1 आ गई। अब उसके बाद हम आते हैं राइट वाले त्रिभुज में, जो कि क्या है हमारे पास पी ओ आर है। इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं भाई पहले लिखा हमने त्रिभुज पी ओ आर की बात करते हैं, और पी ओ आर में कुछ समांतर है। तो भाई मैंने देखा पी ओ आर के अंदर डी एफ जो है वो ओ आर के समांतर है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं डी एफ जो है ओ आर के, ओ आर, अच्छा ये ओ आर ही है, डी एफ जो है ओ आर के बराबर है, ओ आर है तो ओ आर ही रहेगा, चलो ठीक है भाई। डी एफ जो है ओ आर के समांतर है, मतलब लिख सकता हूँ डी एफ जो है वो भाई समांतर है ओ आर के। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या रीजन में, तो भाई रीजन में यहाँ पर लिख सकते हैं, रीजन में हमने लिख दिया क्योंकि ये चीज़ तो दिया है भाई, इसमें क्या ही लिखना है, ये तो दे रखा है हमें, इसका रीजन क्या ही होगा भाई, दिया हुआ है, सेम चीज़ दिया है लिख दिया। अब देखो यहाँ पर रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं तो इनकी भुजाएं भी एक ही अनुपात में होगी। यानी हम इसमें क्या कह सकते हैं भाई, पी एफ बटे में एफ आर जो है, यानी मैं इसमें लिख सकता हूँ क्या भाई, इसमें यहाँ पर लिखा जा सकता है पी एफ बटे में एफ आर बराबर में क्या होगा, तो भाई पी डी बटे में डी ओ आएगा, तो लिख दिया भाई पी डी बटे में डी ओ। भाई यही लिखा जा सकता है, ये रेखा इसके समांतर है, तो भाई पी एफ बटे में एफ आर बराबर में पी डी बटे में डी ओ, यही होगा, क्योंकि हम त्रिभुज ले रहे हैं, पी ओ आर त्रिभुज ले रहे हैं, उसके अंदर आ रहा है। चलो भाई ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन की बात करें तो रीजन भी वही सेम, क्या है भाई बीपीटी से हो रहा है, ठीक है भाई, बीपीटी से हो रहा है। ओके, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद की बात करते हैं। अब यहां पर हम देख सकते हैं ये समीकरण 2 आ गई है। अब इसमें देखिए समीकरण 1 और 2 से फिर से देखेंगे, तो हमने देखा भाई इसमें राइट लेफ्ट वाला तो अलग अलग है, लेकिन राइट वाले दोनों के सेम है सेम। तो भाई लेफ्ट वाले अलग हैं तो ये भी तो सेम हो जाएंगे, क्योंकि राइट वाला बराबर है तो लेफ्ट वाला भी बराबर होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या भाई, लिखा हमने समीकरण 1 तथा 2 से, ये हमने लिख लिया भाई। समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से की बात की जाए तो भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं पीई बटे में ई क्यू बराबर में आएगा पीएफ बटे में एफ आर। भाई ये आ गया, पी एफ बटे में एफ आर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमने क्या सिद्ध कर दिया, सिद्ध ये कर दिया है कि पीई बटे में ई क्यू जो है वो पी एफ बटे में एफ आर के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब ये भुजाओं का अनुपात और ये भुजाओं का अनुपात सेम है, और इनका अनुपात कर कौन रहा है, तो भाई ये ई एफ रेखा काट रही थी,
ठीक है। तो हम यहां पर देख सकते हैं अगर किसी त्रिभुज के अंदर उसकी दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में काटी जा रही है तो जिस रेखा द्वारा काटी जा रही है वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। भाई यही पढ़ा था हमने किसमें, बीपीटी के विपरीत वाले परिमेय में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या कि यहां पर सीधे डायरेक्ट लिखेंगे तब हम लिख सकते हैं ईएफ जो है वो समांतर हो जाएगा क्यू आर के। इससे डायरेक्टली लिख सकते हैं ईएफ जो है समांतर हो जाएगा क्यू आर के, और यहां पर रीजन में आएगा बीपीटी के विपरीत से। ठीक है भाई, बीपीटी के विपरीत से हमने यहां पर लिख दिया, डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है और यहां पर हमने एक परिमेय यूज किया क्या, बीपीटी का विपरीत। और आप इसमें विपरीत ही लिखोगे, बीपीटी नहीं लिखोगे, क्योंकि सिर्फ बीपीटी लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि बीपीटी कहता है कि अगर समांतर है तो भुजाएं अनुपात में है, जो कि हमने यहां लिखा है समांतर है तो भुजाएं अनुपात में होगी, लेकिन यहां पर आया है भाई भुजाएं अनुपात में है तब जाके वो समांतर आ रहा है, और ये कहता है बीपीटी का विपरीत, डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसा है। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई 7वें क्वेश्चन में, इसमें हम देख पा रहे हैं भाई आकृति 6.4 जो कि आपको ये दिख रही है। ठीक है, इसमें देखा भाई मैं क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर बिंदु जो है भाई कौन सा भाई, ओपी, ओक्यू और ओआर बिंदु पर ए बी सी स्थित है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ए बी सी स्थित है। चलो भाई ठीक है, स्थित है। अब इसमें क्या रखा भाई, ए बी समांतर है पी क्यू के। भाई ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, और ए सी जो है वो पी आर के समांतर है, और बी सी जो है वो क्यू आर के समांतर दर्शाना है। भाई ये चीज़ हमें दर्शाना है। भाई दो चीज़ समांतर दे रखिए और एक चीज़ हमें दर्शाना है। भाई ये इसके समांतर दर्शाना है, और ये इसके समांतर है, और ये इसके समांतर है। ठीक है, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करके खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। अगर खुद से आपसे हो जाते तो बहुत बेटर वाली बात है, और बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ, हम करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर आते हैं, ऐसे सबसे पहले दिया है पे भाई ये लिखा हमने दिया है कि कंडीशन में हमें क्या क्या चीज दे रखी है, तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज पी क्यू आर में, भाई इस त्रिभुज के अंदर भाई हमें दे रखा है भाई क्या क्या, भाई ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के, ए सी जो है वो समांतर है पी आर के। भाई ये दो चीज हमें दे रखी है, बस डन। चलो भाई ठीक है, और क्या निकालना है, क्या सिद्ध करना है, लिखा भाई सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, तो सिद्ध करना है में हम लिख सकते हैं भाई हमें सिद्ध करना है बी सी समांतर है क्यू आर के। भाई ये सिद्ध करना है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं भाई सिद्ध पे डायरेक्ट। एक मिनट, ये लिखा हमने सिद्ध, और सिद्ध में यहां पर आते हैं तो सिद्ध में क्या होगा, तो यहां पर देखिए भाई ये रेखा इसके समांतर दे रखी थी, यानी त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं, तो त्रिभुज हम ले सकते हैं पी ओ क्यू ले सकते हैं। भाई इस त्रिभुज की बात करते हैं, ये त्रिभुज हमारे पास है पी ओ क्यू। ठीक है, इसके अंदर ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के, भाई है। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई इसी के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हमने लिखा भाई त्रिभुज क्या है भाई, पी ओ क्यू में, यहां पर लिख सकते हैं भाई ए बी जो है समांतर है पी क्यू के, तो यहां पर लिख दिया मैंने ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के। और इसका रीजन क्या होगा भाई, इसका रीजन क्या हो गया भाई, ये चीज तो हमें दे ही रखी है, कहां दे रखा भाई, ये दे रखा ए बी समांतर है पी क्यू के, तो हमने लिख दिया यहां पर दिया है। ठीक है भाई, लिख दिया है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगली बात क्या होती है, तो हमें पता है अगर भुजाएं समांतर है, अगर ये इसके समांतर है तब जाके ये जिस दो भुजाओं को काट रहा है उसको एक ही अनुपात में काटेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई क्या, भाई लिख सकते हैं ए ओ बटे में ए पी, भाई ये चीज लिखेंगे। भाई यहां पर लिखा हमने तब ओ ए बटे में ए पी बराबर में आएगा ओ बी बटे में बी क्यू। भाई ये चीज आएगा, हम यहां देख सकते हैं भाई ये बटे में ये बराबर में ये बटे में ये होगा, और यही चीज हमने यहां पर लिखी है। और इसका रीजन क्या होगा, तो भाई हमने देख लिया कि ये भाई समांतर था उसकी वजह से हो रहा है, यानी कि रीजन आएगा बीपीटी। चलो भाई बीपीटी रीजन आ गया यहां पे। अब यहां पर ये चीज आ गई भाई, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। भाई समीकरण 1 माना हमने।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे। तो अब की त्रिभुज लेते हैं ये वाला, यानी कि POR त्रिभुज लेते हैं। तो भाई हमने लिया भाई त्रिभुज POR में। अब POR में की बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं ये AC जो है PR के समांतर है, जो कि लिखा हुआ है AC PR के समांतर है। तो ये चीज हमने लिखा है इसमें, AC जो है वो समांतर है PR के, और इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन आ जाएगा दिया है, दिया है। ठीक है भाई, ये दिया है की कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन में अगर ये चीज हमें दे रखा है, अगर हमें पता है ये इसके अनुपात मतलब कि समांतर है, तो ये बाकी दो भुजाओं के एक ही अनुपात में काटेगा, यानी हम लिख सकते हैं OA बटे में AP। भाई लिखा हमने, तब OA बटे में AP बराबर में हो जाएगा OC बटे में CR आ जाएगा। ठीक है, और इसका रीजन भी आ जाएगा हमारे पास क्या, तो भाई इसका रीजन भी आ गया भाई BPT से आया। ठीक है भाई, BPT से आ चुका है, डन। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर ये भुजाएं अनुपात में, अच्छा ये भी समीकरण लिख देते हैं इसमें, ये समीकरण ये आ चुका है, समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 था। इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो देख सकते हैं OA बटे AP, लेफ्ट वाली चीज तो बराबर है, तो भाई राइट वाली चीज भी बराबर होगी। तो भाई राइट जो OB बटे BQ है और OC बटे में CR है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं भाई राइट वाला राइट के बराबर है, यानी मैंने लिख दिया OB बटे में BQ जो है वो बराबर होगा OC बटे में CR के बराबर होगा। चलो भाई ठीक है, ये चीज आ गया भाई OB बटे में BQ जो है वो OC बटे में CR, मतलब ये राइट वाला और वो राइट वाला आपस में बराबर हो गया। यानी अब इसको फिगर में देखते हैं, तो फिगर में क्या हो रहा है भाई, OB बटे में BQ जो है वो OC बटे में CR के बराबर हो गया। तो भाई बात करें त्रिभुज OQR त्रिभुज के अंदर, तो इसके अंदर देखते हैं इसकी भुजाएं तो एक ही अनुपात में आ गई है, और भुजाएं अगर एक ही अनुपात में आ गई तो उसका मतलब क्या हो गया भाई, मतलब BC समांतर होगा QR के होगा। तो भाई बिल्कुल होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे तब BC समांतर हो जाएगा QR के। क्या हमें यही ज्ञात करना था, तो भाई बिल्कुल हमें यही ज्ञात करना था। और इसका रीजन क्या आएगा, तो भाई रीजन हमने इसमें लिखा क्या, तो भाई ये आएगा हमारे पास BPT के विपरीत से। भाई BPT का विपरीत ये कहता है कि भाई अगर भुजाएं अनुपात में हैं, अगर भुजाएं जो हैं, बाकी दो भुजाएं जो हैं, जो दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में है, मतलब बराबर अनुपात में है, तब उस कंडीशन में जो रेखा उन दोनों भुजाओं को काट रही है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। भाई वही लिखा हमने, डन। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो कैसा है। ओके चलो भाई, ओके तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। प्रश्न नंबर 8 है, और 8वां प्रश्न हमारे सामने ये दिख रहा है। इसमें ये कह रहा है भाई PS बटे में SQ, ये PS बटे में SQ बराबर है PT बटे में TR दे रखा है। चलो ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, और ये कह रखा है PST कौन सा कोण है, तो भाई PST मतलब ये वाला कोण जो है ये बराबर है किसके, PRQ के, PRQ इसके बराबर है। भाई ये दोनों कोण आपको बराबर दे रखे हैं और इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में दे रखी हैं। चलो भाई ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है PQR। भाई ये PQR जो त्रिभुज है ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है भाई, कैसे पता करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो कंडीशन है पता करने की। भाई अगर इन दोनों भुजाओं को मतलब PQ और PR को बराबर कर दो तब ये समद्विबाहु होगा, या फिर अगर कोण R को कोण Q के बराबर कर दो तब भी समद्विबाहु होगा, क्योंकि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी अपने आप बराबर हो जाएगी। डन। तो भाई इनमें से दोनों में से एक चीज करना है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया है, लिखा हमने दिया है, और यहां पर लिख पा रहे हैं सबसे पहले त्रिभुज, इसमें हमने लिख दिया भाई त्रिभुज ए नहीं है PQR है, त्रिभुज PQR में भाई इसमें हमें दे रखा है भाई क्या, तो इसमें दे रखा है PS बटे में SQ बराबर में PT बटे में TR
ये दे रखा है, और साथ में कोण पी एस टी बराबर में कोण पी आर क्यू है। भाई ये चीज हो गया। भाई यहाँ पर हमने देख लिया इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में है, ठीक है, और उसके साथ साथ ये कोण इस कोण के बराबर है। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं इसमें सिद्ध करना है, सॉरी हाँ बिल्कुल सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम यहां पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है भाई, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। डन, चलो भाई ठीक है। अब आते हैं सिद्ध पे। ठीक है, सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं। तो भाई सिद्ध हमें करना है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है और हमें दिया हुआ क्या था, ये भुजाएं अनुपात में दे रखी थी। तो यहां पर देखो कैसे सिद्ध होगा। तो भाई इसमें हमें क्या करना है, भुजाओं को बराबर नहीं कर पाएंगे तो हम कोण को बराबर कर देते हैं, यानी Q को R कोण के बराबर करेंगे। और वो कैसे करेंगे तो यहां देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं भाई त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, इसमें हमें दे रखा है भाई पी एस बटे में एस क्यू बराबर में है पी टी बटे में टी आर है। चलो भाई ठीक है, ये चीज बिल्कुल बराबर में दे रखी है, सेम टू सेम लिख दिया। और ये लिखने का मतलब क्या है, तो दिया हुआ है, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई दिया है। ठीक है भाई, दिया आ गया। अब ये चीज देखिए, इस दो त्रिभुज में अगर इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हैं तो हम कह सकते हैं भाई एस टी भी क्यू आर के समांतर होगा, जो कि आपका बीपीटी का विपरीत कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं भाई, अगर भुजाएं एक ही अनुपात में है तो जो रेखा काट रही है एस टी वो तीसरी भुजा क्यू आर के समांतर होगी। ठीक है, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, तो रीजन की बात करें तो लिखेंगे भाई बीपीटी के विपरीत से। विपरीत से, चलो भाई ठीक है, ठीक है, विपरीत से हो गया। ओके, अब यहां पर ये समांतर हो गया। अब मान लो ये रेखा इसके समांतर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं भाई ये क्यू कोण है ये एस कोण के बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है जब दो रेखाएं समांतर होती है और ये रेखा काटती है तो भाई ये एक ही ओर के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते बराबर। तो यहां पर हम देख लें भाई एक ही ओर के संगत कोण बराबर है, तो हम यहां पर कोण में लिख सकते हैं क्या भाई कि कोण पी एस टी, कोण पी एस टी ये बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, पी क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, तो भाई इसका रीजन लिखेंगे एक ही ओर के संगत कोण, एक ही ओर के संगत कोण। भाई एक ही ओर के संगत कोण, ये हमने लिख दिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई ये कोण इसके बराबर हो गया, एक ही ओर के संगत कोण हो गए बराबर। अब ये कोण इसके बराबर भी था, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिखा हमने समीकरण 1, ये लिख दिया समीकरण 1। और उसके बाद हम लिख सकते हैं भाई कोण पी एस टी बराबर क्या आ रहा है भाई, पी एस टी कोण हमारे पास पी आर क्यू के बराबर, ये चीज दिया हुआ था भाई, कोण पी आर क्यू के बराबर हो गया। चलो भाई ठीक है, और ये चीज इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया भाई, ये दिया है। ठीक है, और इसको भी हमने यहां पर लिख दिया, समीकरण 2 हो गई। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, यहां पर भी आपको पीएसटी दिख रहा है और यहां पर भी आपको पीएसटी दिख रहा है, दोनों में दिख रहे हैं। ठीक है, यानी लेफ्ट के दोनों बराबर है तो राइट के भी दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं भाई पी क्यू आर जो होगा भाई, हम यहां पर लिखेंगे क्या, पहले समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि कोण जो है पी आर क्यू जो है वो बराबर होगा, ये पी आर क्यू बराबर होगा किसके भाई, पी क्यू आर के बराबर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर के बराबर होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी आर क्यू कौन सा कोण है, तो पी आर क्यू की बात करें तो पी आर क्यू ये वाला कोण है और पी क्यू आर ये वाला कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है भाई, दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे किसी एक त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू आर, तो हम देखेंगे यहाँ पर तब, यहाँ पर देखें जब त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर है कोण पी क्यू आर के, ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं भाई जब दो कोण उसके बराबर, किसी भी त्रिभुज के बराबर होते हैं तब हम कह सकते हैं वो बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम लिख सकते हैं तब त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। डन भाई, ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने इन दोनों कोणों को बराबर किया है। तो भाई मेनली क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं दोबारा से, तो मेनली क्या है, तो हमें इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में दे रखी थी, तो हमने इन दोनों को समांतर लिखा, और जब ये दोनों समांतर है तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, और ये इसके बराबर तो दे ही रखा था, तो उस कंडीशन से हमने तीनों को बराबर लिख सकते हैं। तो भाई इससे हमें तो यही दोनों चाहिए थे, वो दोनों हमने लिख दिया, और दो कोण अगर ये बराबर हो गए तो ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। डन, चलो भाई ठीक है, ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको इरेज करता हूं और इसको भी इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 3 है, और 3 में हम देख पा रहे हैं क्या है, क्या रखा है, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE और BC आपस में समांतर हैं। तो भाई इसका मैं क्या करता हूँ, पहले फिगर बना लेता हूँ इसका। भाई फिगर कैसा है, तो फिगर की बात करें तो यहाँ पर हमने बनाया ऐसा कुछ, एक त्रिभुज बनाया हमने, जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा है ABC, भाई ये ABC लिखा। अब इसने कहा है AB और AC पर बिंदु क्या है, D और E है, मतलब AB पर मैंने लिखा ये D आ गया और इस पे लिख दिया ये E आ गया, ठीक है। और भाई DE जो है वो BC के समांतर है, यानी कि हमने यहाँ पर ये रेखा खींची और ये जो है वो BC के समांतर हमें दिया हुआ है। चलो भाई अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि अगर AD जो है 2.5 है, BD 3 है, AE 3.75 है, और तो AC का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हल में। तो हल मैंने लिखा है यहाँ पे, हल से पहले हम लिखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें दी हुई है। पहले तो लिखना है दिया है, भाई दिया है, तो दिया है की कंडीशन में देखें तो भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई त्रिभुज ABC में, भाई त्रिभुज ABC में हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं DE जो है, भाई DE जो है ये समांतर है BC के, ठीक है भाई, DE BC के समांतर है, ये हमें दिया हुआ है। चलो भाई ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हमें इसमें ज्ञात करना है भाई, इसमें आते हैं भाई फर्स्ट पार्ट पे, भाई इसमें हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें आते हैं, वो भी फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। भाई यहाँ पर आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट पे क्या दे रखा है भाई, AD हमें 2.5 दे रखा है, तो हमने लिखा भाई AD जो है वो हमें दे रखा है 2.5, ठीक है। उसके बाद BD जो दे रखा है वो दे रखा है 3, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और AE दे रखा है कितना, AE दे रखा है हमें 3.75। उसके बाद हमें AC का मान ज्ञात करना है भाई, AC का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ हमें करना है। ओके, अब ये फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें AC का मान अगर हमें ज्ञात करना है, तो इसके अगर मैं हल में आता हूं, यहां पर लिखा हल में, तो हल की बात करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, तो भाई यहां पर हम लिख सकते हैं भाई हमें पता है DE जो है वो BC के समांतर है, भाई ये रेखा इसके समांतर है, ये दे रखा है, तो भाई लिख दिया हमने, भाई DE जो है वो समांतर कर दिया भाई BC के, ठीक है। अगर ये समांतर है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, भाई क्वेश्चन में दे रखा है कहाँ पर, और DE BC के समांतर है, वो हमने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन भी लिख देते हैं। रीजन क्या है भाई, ये चीज़ हमें दिया हुआ है, दिया है,
ठीक है भाई, ये दे रखा है। अब दिया है कि कंडीशन में अब हम क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखा है ये देख लेते हैं भाई। AD और AE दे रखा है भाई, AD और AE दे रखा है, चलो ठीक है। और BD और AC दे रखा है, तो BD और AC दे रखा है, बड़ा भाई AC दे रखा है, तो भाई इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे भाई BPT के आधार पर जिस तरह से अनुपात होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है भाई, हमने लिख दिया इसमें AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC होगा। भाई ये होता है BPT के अनुसार। भाई अगर ये इसके समांतर है तो ये भुजा बटे में ये और ये बटे में ये आपस में बराबर होता है। डन। अब इसमें हम देखेंगे भाई इसका रीजन क्या होगा, तो इसमें तो हम सीधे लिख देंगे भाई ये हमारा BPT से हो रहा है, ठीक है भाई, ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर देखिए भाई, यहां पर AD का मान 2.5 है, वो हमने लिखा। DB का मान 3 है तो 3 लिखा, ठीक है। AE का मान कितना है 3.75 लिखा, ठीक है। और EC, अरे EC तो है ही नहीं और AC हमें याद करना है, क्या करें भाई, तो इसमें हम पहले EC निकाल लेते हैं, क्योंकि हम अगर EC निकाल लेंगे उसको AE में जोड़ देंगे तो अपने आप AC आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर AC मत ढूंढना कि भाई AC ढूंढना, AC नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो भी ठीक है, यहाँ से EC हम निकाल लेते हैं भाई। EC यहाँ पर से निकालेंगे भाई। EC के लिए क्या है, तो इसको उठा के इधर लाएंगे, 3 ऊपर जाएगा 2.5 नीचे आएगा, यही होगा। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई, लिख दिया हमने क्या, EC को इधर लेके आ गए तो भाई EC इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 3.75 गुने में 3 बटे में 2.5 भाई, ये हमारे पास आ गया है भाई। यहाँ से क्या किया, 3 को इधर गुना किया और 2.5 को नीचे लेके आ गया, और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। डन। अब इसमें देखते हैं भाई किस तरीके से ये चीज़ें कटेगी। देखो पॉइंट को अगर हटाते हैं, पॉइंट को हटाने का मतलब अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 10 लगेगा, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो इधर 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 100 लगेगा भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, अब इसको अगर मैं काटता हूँ तो 25 के पहाड़े में 375 आता है क्या, तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100 भाई 300 तक जाएंगे तो भाई कितने पे कट गया भाई, 12 पे हो गया। 25 चौके 100 हमें पता है 4 पर 100 कटता है, अब भाई 300 है मतलब 4 तिया 12 पे जाएगा। उसका 75 जाने के लिए 25 तिया 75 होता है, ठीक है, मतलब 12 3 15 भाई 15 पर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई ये 15 पर जाएगा। अगर आपसे ऐसे नहीं कटता है तो 5-5 से करके काट लो तब भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर हमने देख लिया है भाई 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 आएगा भाई। 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 और ये आएगा 5 दूनी 10, और हम यहाँ पर देख सकते हैं ये आ रहा है 9 बटे में 2 आ रहा है भाई, 3 तिया 9 और बटे में 2 आ रहा है, ये EC आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं कितना भाई, ये कटेगा तो आएगा 4.5 सेंटीमीटर आएगा। चलो भाई ठीक है, AC आ गया। हमें फाइनली निकालना क्या था, तो AC याद करना था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर AC है, तो यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है कि आप EC ढूंढते हो और AC निकालना है, ठीक है, सॉरी AC ढूंढ रहे हो और EC यहाँ पर दिख रहा है, तो भाई यहाँ दिक्कत होती है और आप क्वेश्चन को सोचते हो कि भाई नहीं होगा हमसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, AC को आप देखो कैसे तोड़ा जा सकता है। तो भाई इस AC को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है भाई। EC हम अगर याद कर लेते हैं और AE हमें पता है तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे भाई मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, AC, ये हमारे पास है EC बटे प्लस में भाई EC में हमने जोड़ दिया AE, ये चीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है। अब EC कितना निकाला है हमने, तो 4.5, ये भी ठीक भाई। AE कितना था, तो AE की बात करें तो AE हमें 3.75 दिया हुआ था, तो ये लिखा हमने, ये आ गया हमारे पास। अब इसको देख सकते हैं भाई, इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ के हमारे पास कितना आएगा, तो इसका बाकायदा सही से प्लस कर लेना। वैसे यहाँ पर ये आएगा 8.25 आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर। तो ये हमारा AC यहाँ पर ज्ञात हो चुका है और ये आंसर कंप्लीट है। डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे, ठीक है। चलो भाई, अब सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट पर सीधे आएंगे, ठीक है। अच्छा मैं यहीं पर लिख देता हूँ सेकंड पार्ट में, यहाँ पर लिख दिया हमने सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, तो भाई AD है 4x - 3, तो हमने यहाँ पे लिखा AD जो है ये है 4x - 3 है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, AE दे रखा है 8x - 7, तो भाई AE दे रखा है 8x - 7 दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है भाई, उसके बाद BD दे रखा है 3x - 1, भाई BD दे रखा है 3x - 1।
और उसके बाद क्या कहा गया भाई, CE दे रखा है 5x माइनस 3, CE दे रखा है 5x माइनस में 3, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ की बात करें तो AD कितना है 4x माइनस 3, इसको लिखा 4x माइनस में 3। और AE की बात करें, AE कितना है तो ये है 8x माइनस 7, 8x माइनस 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद BD की बात करें तो ये है 3x माइनस में 1, यहाँ पे लिखा 3x माइनस में 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद CE जो है वो 5x माइनस में 3 है, ये आ गया 5x माइनस में 3 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है x का मान ज्ञात कीजिए। भाई x का मान कैसे ज्ञात करोगे, भुजा तो एक भी नहीं दे रखी, भाई किसी में भी x नहीं है, ठीक है। x का मान कैसे ज्ञात होगा, लेकिन हमें एक चीज पता है क्या, कि भाई ये रेखा जब इसके समांतर है तो भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, और जब हम एक ही अनुपात में रखेंगे तब x का मान अपने आप निकलेगा। तो यहां पर देखिए, इसमें लिखेंगे भाई, इसमें क्या क्या चीज समांतर था, DE समांतर है BC के, यहां पर लिखेंगे जब DE समांतर होगा BC के, तब उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा भाई, तब हम लिख सकते हैं AD बटे में DB जो होगा, हमने लिखा AD बटे में DB यानी BD जो भी लिख सकते हो, बराबर में क्या आएगा भाई, AE बटे में EC आएगा। भाई ये चीज होगा, भाई जब ये समांतर है तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, तो AE बटे EC भी हमने यहाँ पर लिख दिया और ये आ जाएगा। और इसका रीजन भी हम लिखेंगे क्या भाई, रीजन इसका आ रहा है भाई ये BPT के अनुसार है, BPT से, ठीक है भाई, ये BPT से क्वेश्चन मतलब कि ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम रखेंगे इसके मान को, तो भाई AD कितना है तो इसको लिखा भाई 4x माइनस में 3, और BD रख दिया 3x माइनस में 1, बराबर में AE है 8x माइनस में 7, और CE हमें दे रखा है 5x माइनस में 3, ये चीज हो जाएगा। डन। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, भाई इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 4x माइनस में 3 और 5x माइनस में 3, ठीक है। इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस में 1 और ये आ जाएगा 8x माइनस में 7, भाई ये चीज़ आ चुका है। डन। इसको गुना करते हैं आपस में, गुना किया आपस में तो क्या होगा भाई, 4x को 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20x का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको 3 से करेंगे तो 4 तिया 12x होगा, भाई -3 को इससे करेंगे तो 15x होगा, और -3 को -3 से करेंगे तो +9 आएगा, ठीक है। इधर की बात करें तो 8 तिया 24 आएगा, ठीक है, ये आ गया। और 3 को 7 से करेंगे तो 7 तिया 21x आएगा, ठीक है, ये आ गया। -1 को करेंगे तो -8x आएगा, और -1 को 7 से करेंगे तो +7 आएगा, भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। डन। अब क्या करते हैं, सारे को उठा के एक तरफ ले आते हैं। एक तरफ लाने का मतलब ये है कि मान लो कि मैंने इसको उठा के उस तरफ लेके गए, तो क्या आएगा भाई, इधर बचेगा 0 और इधर सब कुछ जाएगा, तो जैसे 24x का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर था, इधर से 20x का स्क्वायर इधर आके घट जाएगा, चलो भाई ठीक है, ये आ गया। इधर की बात करें भाई, माइनस में कितना है भाई, 8 और 1 29, मतलब 29x है भाई, 29x माइनस का था इधर से, ठीक है। इधर से कितना है भाई, 15 और 12 जोड़ेगा तो 27 होगा, और 27 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस में 27x। भाई यहाँ पर प्लस में 7 है, और ये 9 उधर के -9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई क्या आ गया हमारे पास, तो 0 है, इसमें से ये घटा तो 4x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें से ये -29 प्लस 27 मतलब -2x आ गया, ठीक है। और इसको जब घटाया तो ये -2 आ गया, भाई ये एक समीकरण आ चुकी है। डन। इस समीकरण को अब हल करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं भाई क्या, भाई हमने लिखा जैसे कि समीकरण आ रखा था हमारे पास, 4x स्क्वायर -2x -2 बराबर में 0 था। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ रहा है भाई 2x का वर्ग -x -1 बराबर में 0 आ रहा है, और इस 2 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी अब हमारे पास इक्वेशन जो आई है वो 2x स्क्वायर -x -1 बराबर में 0 आ रखा है, ठीक है। अब हमें इसके गुणनखंड करने, और गुणनखंड कैसे होगा, तो भाई 2 को हम इससे गुना करेंगे तो भाई -2 आएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है, जिसको घटाने पर तो -1 और गुना करने पर -2 है, ऐसे तोड़ते हैं। तो भाई कैसे तोड़ा जाए, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई, हमें पता है 2 और 1 में तोड़ा जा सकता है, कि 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, तो भाई 1 ही बचेगा, ठीक है। और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और वही चाहिए, 2 को 1 से गुना किया 2 आ रहा है, और इसको तोड़ा 2 और 1 में। अब देख लेते हैं कैसे तोड़ेंगे। तो 2x का वर्ग है, और यहाँ पर आएगा क्या -2x और प्लस में x और माइनस में 1 बराबर में 0,
भाई ये चीज़ आ रहा है। यहाँ पर हम चीज़ों को कॉमन लेते हैं, भाई क्या कॉमन आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ में पहले वेरीफाई करते हैं क्या ये सही हो रहा है। तो -2 + 1, क्या -1 आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है। और -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 आ रहा है, और इस 2 को इससे गुना किया तो भी -2 आ रहा है। मतलब हमारा गुणा भी ठीक है और घटा भी ठीक है, सिचुएशन सारी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। मतलब अब ये फैक्टर हम कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2x को कॉमन लिया, ये आ जाएगा x माइनस में 1 आ गया। इसमें से हमने 1 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस में 1 बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब हम देख सकते हैं भाई इन दोनों में, इन दोनों की बात करें तो भाई दोनों चीज़ें सेम है, भाई सेम है मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। x माइनस 1 को कॉमन लेके एक तरफ कर दिया तो ये आ गया भाई x माइनस में 1, और ये आ गया 2x प्लस में 1 आ गया। चलो भाई ठीक है, ये 0 आ गया। भाई इन दोनों को कॉमन लेंगे तो इधर आएगा, और ये जो बचा वो लिख दिया। अब इसमें दोनों के बराबर अलग अलग 0 लिखा जा सकता है, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, भाई ये लिखा जा सकता है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो भाई पहले तो 2x बराबर -1 आ रहा है, और x का मान आ रहा है -1/2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या माइनस ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, तो भाई इसमें देखा हमने x का मान 1 आ रहा है और -1/2 आ रहा है। अब माइनस में रखते ही, जैसे कि मान लो अपने माइनस में यहाँ रखा, तो माइनस में रखते पूरी भुजा माइनस में आ गई। तो क्या कभी भी कोई भी भुजा नेगेटिव माइनस में होती है क्या, तो भाई नहीं होती। तो जब नहीं होती, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में x का मान -2 संभव नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर -1/2 संभव नहीं है। भाई ये संभव नहीं है, ठीक है। तब हम लिखेंगे तब x बराबर 1 है, ठीक है, यही आंसर आ गया। डन। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई यहाँ से इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को किया है, कि भाई इस तरीके से हमने इसकी भुजाओं को अनुपात में किया और फिर इनका कैलकुलेशन किया है। डन। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है, और ये फर्स्ट पार्ट तो आपने देख लिया था, ये यहाँ पर हो गया था। और अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई इसको मैं इरेज करता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के। चलो भाई ठीक है। अब इसने ये कहा है कि भाई जो जो चीज़ें सिचुएशन कही है वो यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसने कहा कि एक त्रिभुज है हमारे पास, तो हमने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, त्रिभुज बना दिया, और उसमें हम कह सकते हैं भाई त्रिभुज है हमारे पास A B और C है, ठीक है। और इसमें क्या रखा है भाई, D और E इस प्रकार स्थित है, मतलब AB और AC पर D और E इस प्रकार स्थित है। यानी इसमें भी सेम कंडीशन पिछले क्वेश्चन की तरह ही थोड़ा लग रहा है भाई, ये D है और E है, और इसको हमने इसके समांतर कर दिया, और क्वेश्चन में दे रखा है ये दोनों समांतर हैं। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है DE BC के समांतर है, चलो बहुत बढ़िया। तो उस कंडीशन में AD कितना है 2.5, 4 है, सॉरी AD है 2.4, AE की बात करें ये हमें दे रखा है 3.2, DE दे रखा है, DE कौन सा है भाई, DE दे रखा है 2, ठीक है। अब इसमें BC दे रखा है हमें 5, भाई BC 5 दे रखा है, ठीक है। अब इसने कहा है तो BD का मान ज्ञात कीजिए, BD कितना होगा ये ज्ञात करना है। अरे ये तो इसने लफड़ा कर दिया लफड़ा क्या कर दिया है, क्योंकि भाई यहाँ पर ये अनुपात दिया रहता है, इसने ये बीच वाला अनुपात दे दिया। अरे ये क्या कर दिया इसने, अब कैसे निकलेगा ये, तो भाई देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए भाई, सबसे पहले हम देखते हैं भाई इसमें इसके हल को लिखते हैं, सॉरी दिया है लिखते हैं। भाई यही क्वेश्चन है, कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन जब पूछ देता है तो वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। और अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है तो आप बड़े आसानी से कर दोगे, और नहीं कर रखा, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं है, तो वहाँ पे भी देखते रह जाओगे, पता नहीं कैसे होगा। ये तो उसने गलत क्वेश्चन दे दिया, वहाँ पे लगेगा ऐसा फील होगा कि भाई इसने गलत दे दिया है इस भुजा को, इसको उस भुजा को देना चाहिए था, ठीक है। और ये यहाँ पर सोच के हम उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और वहाँ हमारी गलती हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम करने वाले हैं और अब गलती नहीं होगी। चलो भाई इसमें देखते हैं भाई क्या है। तो सबसे पहले दिया है कि कंडीशन में आते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या क्या चीज़ दे रखा है, जो त्रिभुज ABC में DE जो है वो समांतर दे रखा है BC के, भाई ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, और हमें दे रखा है इसके अंदर AD जो है 2.4 का है, ठीक है, और AE दे रखा है 3.2, DE दे रखा है 2, और BC दे रखा है 5। ये सारे सेंटीमीटर में, ठीक है,
ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है, सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है तो BD तथा CE का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, तो लिखते हैं भाई यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसकी बात करें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं BD का मान ज्ञात करना है और CE का मान ज्ञात करना है, भाई ये दो मान ज्ञात करने हैं। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें आते हैं इसके हल में, ठीक है, हल में आते हैं। अब हल की बात करें तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई यहां पर मैं आता हूं त्रिभुज, कौन सा है भाई, ABC में, इसमें हम लिख सकते हैं भाई कुछ समांतर था, क्या समांतर था, DE जो है वो समांतर होगा BC के, भाई DE BC के समांतर था, जो कि इसका रीजन था भाई दिया है, तो भाई ये तो हमें दे रखा था भाई DE BC के समांतर है, ये DE जो है BC के समांतर, ये चीज हमें दिया हुआ है। डन। अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हम कह सकते हैं अगर ये समांतर है तो इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, यानी हम कह सकते हैं, देखो भुजाएं कैसे अनुपात में होती है, एक तो ये होता है कि ये बटे में ये बराबर में ये बटे में ये होता है, और इसी को अगर हम एक के साथ जोड़ के करें तो हम ये भी लिख सकते हैं ये बटे में पूरा AB होगा और ये बटे में पूरा AB होगा, ये भी हो सकता है। तो भाई इसको हमें निकालना पड़ता है, निकालने के लिए पहले तो BPT के अकॉर्डिंग लिखते हैं। भाई हमने लिखा क्या, AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC, भाई ये लिख दिया, ये हमने BPT से लिख दिया। तो यहां पर हम लिख देते हैं भाई, क्या लिखा हमने यहाँ पे, भाई ये BPT से हो रहा है, ठीक है भाई, ये BPT से हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई ये भुजाएं अगर अनुपात में आ गई है तो इसमें इसके मान को रखेंगे, भाई मान को रखेंगे तो भी तो मैटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं हमारे पास सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, भाई दोनों चीज नहीं पता, और एक बार दोनों को बराबर रखो तो x और y का मान थोड़ी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो भाई क्या करें, तो इसमें दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, क्योंकि हमें छोटे और बड़े भुजा को लेना था, तो दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, और वो भी डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, इसको उल्टा पलट के जोड़ेंगे। तब इसमें लिख सकते हैं भाई, यहां पर लिखा, तब इसको उल्टा लिख दिया तो इसको लिखेंगे DB बटे में AD बराबर में AE बटे में EC, भाई ये हो गया। इस B को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं भाई, इसको हमने, अच्छा इसको उल्टा नहीं किया हमने, इसको भी उल्टा करना है, भाई ये आएगा EC बटे में AE। भाई हमने क्या किया, इस समीकरण को उल्टा पलट के लिख दिया है। याद रखना, जब भी हम इस तरह के अनुपात को AD बटे DB और AE बटे EC को हम कन्वर्ट कर रहे हैं AD बटे AB और AE बटे AC में, तब हमें यही करना पड़ता है हर बार कि भाई इसको उल्टा पलटना पड़ता है, और उसके बाद प्लस में 1, और यहाँ पे भी प्लस में 1 करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे भाई, इसका बेस AD आ गया, ठीक है, AD इससे गुना होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ DB प्लस में AD आएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये EC है, और ये AE इससे गुना होगा तो भाई AE आ गया, चलो भाई ठीक है, बटे में AE आ गया, ये आ चुका है। डन। अब हम लिख सकते हैं भाई DB और AD, भाई DB और AD जुड़ेगा तो क्या आएगा भाई, पूरा AB आएगा, भाई पूरा AB आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया AB लिख दिया, बटे में AD आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसमें जोड़ेंगे तो भाई AE प्लस में EC, AE प्लस में EC, ये पूरा AC आ रहा है तो भाई पूरा AC लिख दिया, ठीक है। अब भाई पूरा AC आ गया, और बटे में क्या आएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारे पास AC बटे में AE है, ठीक है, AE लिख दिया, ठीक है, ये चीज आ गया। डन। तो भाई यहां से हमने जोड़ के ये लिख दिया। अब यहां पर एक चीज दी है, अब दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, और इन दोनों त्रिभुज की एक एक भुजाएं एक ही अनुपात में, यानी हम कह सकते हैं ये बटे में पूरा और ये बटे में पूरा, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं भाई एक ही अनुपात में आ रहा है, और साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई क्या, इसको पहले लिख दिया हमने समीकरण 1 लिख दिया, और आते हैं सेकंड पे। इसमें त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABCE, त्रिभुज ADE तथा ABC में, इसमें देख सकते हैं कोण जो हमारे पास है भाई, ये A कोण जो है
ये ए कोण जो है वो दोनों में सेम है भाई, छोटे में भी और बड़े में दोनों में सेम है भाई, दोनों में सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, कोण ए जो है वो कोण ए के बराबर है, और इसको हम लिख सकते हैं भाई ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है भाई, ये उभयनिष्ठ हो गया, डन। अगर ये उभयनिष्ठ है और साथ में इसके दोनों अंतर्गत भुजाएं, मतलब ये दोनों भुजाएं उसके अंतर्गत का कोण बराबर है भाई, भुजाएं अनुपात में है, मतलब ए बी, और सीधे लिख सकते हैं ए बी बटे में ए डी, यहां पर लिख दिया भाई, एक मिनट, ए बी बटे में ए डी बराबर में ए सी बटे में ए ई, भाई यही चीज़ें, ए बी बटे में ए डी और ए सी बटे में ए ई, और ये हमारा आ गया समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यह आया भाई कहाँ से, समीकरण 1 से। अब देखो इन दो त्रिभुज की बात बताऊं, इनमें एक कोण बराबर है और उनके अंतर्गत की भुजाएं वो भी एक ही अनुपात पे, और जब भी ऐसी कंडीशन आती है, तो हमने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा हुआ है कि जब भी ये कंडीशन आती है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, और यहां पर हम लिख सकते हैं तब त्रिभुज ए डी ई जो है, अच्छा ये हमने 10वीं कक्षा का ही है, ए डी ई जो है ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ये समरूप हो जाएगा। और ये जब समरूप हो जाएगा दोनों, तो उस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसका रीजन लिख सकते हैं, रीजन क्या रहा है, तो एक भुजा अनुपात में, एक कोण अनुपात में और एक भुजा अनुपात में, इसके कारण समरूप हो गया। और भुजाएं अगर दो त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो उस कंडीशन में इनकी भुजाएं, तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, यानी अब हम इसमें कह सकते हैं क्या कि भाई ए बी बटे में ए डी बराबर में आएगा ए सी बटे में ए ई। यहाँ पे देखिए भाई हमने क्या किया भाई, ए बी पूरा बड़ा बटे में छोटा, बड़ा बटे में छोटा, तो तीसरे भुजा भी बड़े बटे में छोटा आएगा, मतलब हम लिख सकते हैं क्या, बी सी बटे में डी ई भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी बटे में डी ई, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो भाई सी पी एस टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, यानी दो समांतर त्रिभुज, जो समांतर कहा जाए समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है वो एक ही अनुपात में होती है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, डन। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके सिचुएशन में कैसे कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे कि पहले इसकी बात करते हैं, इसमें इसके मान को लिखते हैं भाई, ए बी की बात करें, ए बी कितना है, तो ये 2.4 प्लस में एक्स है, तो भाई ए बी को मैंने लिखा कितना, तो इसको लिख दिया 2.4, एक मिनट, 2.4 प्लस में x आएगा, और बटे में AD की बात करें, AD कितना है हमारे पास, तो AD को हम कह सकते हैं भाई 2.4 है, तो ये 2.4 लिखा, ठीक है। बराबर में AC की बात करें तो AC कितना है, तो 3.2 प्लस में y है, तो ये लिखा हमने लिखा 3.2 प्लस में y है, और बटे में AE आ रखा है, AE कितना है, तो AE हमारा 3.2 ही है, तो इसको हमने लिखा 3.2, ठीक है। और बराबर में BC कितना है, तो BC की बात करें तो BC हमारे पास 5 है, और DE कितना 2 है, भाई ये 5 है और ये 2 है, भाई ये चीज़ हो गया, डन। चलो भाई ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, दोनों को एक एक बार अलग अलग लेंगे, तो यानी कि इसके साथ इसको लेंगे और दूसरी बार इसके साथ इसको लेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं भाई 2.4, यहाँ पर लिखा तब 2.4 प्लस में x बटे में 2.4 बराबर में आ रहा है 5 बटे में 2 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये 2 इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 जब गुना होगा तो 2.4 प्लस में x गुने में 2 आ रहा है, और बराबर में आ रहा है भाई ये इससे गुना होगा तो 5 गुने में 2.4 आ रहा है। चलो ठीक है, इसको जब गुना किया तो ये आएगा भाई 4.8 आएगा, प्लस में 2x आएगा, और इसके बराबर में बात की जाए 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 12 आएगा, ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इस 4.8 को उठा के उस साइड भेजेंगे तो 2x बराबर में आएगा 12 माइनस में 4.8, क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। अब 12 में से 4 गया तो 8 बचा, और फिर ये 0.8 भी गया तो मतलब 7.2 बचा है, यानी हम कह सकते हैं ये आ रहा है 7.2, और ये 2x है, और यहाँ से x के मान को देखा जाए तो 7.2 बटे में 2 आ जाएगा, और जिसको हमने काटा तो ये आ रहा है कितना, x बराबर 3.6 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया x बराबर 3.6, और x हमारे पास था क्या, इसको मैं लिख देता हूँ, x हमारे पास था BD था, और जो कि BD हमें याद करना था, तो यहाँ से BD हमारे पास आ गया है
3.6 सेंटीमीटर। डन, एक तो हमारा निकल चुका है। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले की बारी। मतलब अब ये हमें y निकालना है। y का मतलब इन दोनों को साथ में रखेंगे। अब इन दोनों को साथ में रखेंगे तो क्या हो सकता है भाई, 3.2 प्लस में y बटे में 3.2 बराबर में 5/2। भाई ये लिख दिया हमने यहाँ पर, इसके बराबर में 5/2 लिख दिया। अब इसमें भी क्या करेंगे, 2 इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा, 2 इस साइड गुना होगा, तो लिख सकते हैं 2 गुने में 3.2 प्लस में y और ये 5 गुने में 3.2। भाई ये चीज़ आ गया। अब इसको आते हैं नेक्स्ट पेज पे लेके, तो इसको अंदर गुना करेंगे। तो अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर भाई, 2 को जब 3.2 से गुना किया तो आएगा 6.4। एक मिनट, 6.4 आ गया। प्लस में 2 को और अंदर गुना किया तो 2x आ गया, 2y आ गया। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो भाई, यहाँ पर क्या किया गया है, एक मिनट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 को जैसे अंदर गुना किया तो भाई ये कितना आ रहा है, 6.4 आ रहा है। 2 को यहाँ गुना किया तो 2y आ रहा है। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 को 3.2 से गुना करोगे तो ये आएगा 5 या 15 और 5 दूनी 10 मतलब 16 आ रहा है। तो भाई इसमें 16 लिख दिया हमने। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 16। ठीक है, इसको उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 2y बराबर में कितना आ रहा है, तो 16 माइनस में 6.4 आ रहा है, जिसको हमने माइनस किया तो भैया आएगा 9.6 आएगा और ये y है और 2 नीचे आ जाएगा। 2 से जैसे हमने इसको भाग किया तो ये आ रहा है भाई 4.8 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, y का मान 4.8 सेंटीमीटर आ गया। और y को हमने क्या लिया है, तो y को हमने EC लिया है, जो कि यहाँ पर क्या था भाई, CE था, वही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं भाई CE कितना आ गया, ये आ गया 4.8 सेंटीमीटर आ गया। चलो भाई ठीक है, CE का मान जो आ गया वो 4.8 सेंटीमीटर आ गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ आपने देख लिया किस तरीके से हमने इन दोनों को निकाला। तो उसके लिए क्या है कि भाई ये रेखा इसके समांतर थी तो हम इसको BPT से इस तरह से अनुपात में लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें इन भुजाओं को रिलेट करना था, इसलिए छोटे और बड़े भुजा को लेना था। उसमें कन्वर्जन करने के लिए हमें इसको उल्टा पलट के और एक जोड़ना पड़ता है, तब जाके वो हमारे पास आता है कि भाई एक छोटा और बड़ा भुजा और छोटे और बड़े भुजा का अनुपात आ गया। और उसके बाद हमने देखा इन दो छोटे, एक छोटा त्रिभुज एक बड़े त्रिभुज में एक कोण दोनों में सेम है और दोनों भुजाएं जो उसके अंतर्गत है वो क्या है, वो एक ही अनुपात में है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमने यहाँ पर देखा कि भाई दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो गए और समरूप होने की वजह से उसके तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में आ जाएंगे और एक ही अनुपात में आने के कारण जो ये कंडीशन आई है उसमें वैल्यूज को रखा है और तब जाके हमने एक्स और वाई को निकाला और ये आंसर आया। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भी आपको करना है, प्रैक्टिस इसकी भी करनी है। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है, बताइए कि PQ EF के समांतर है या नहीं। ये तो सिंपल वाला आ गया, बिल्कुल सिंपल वाला आ गया है कि लास्ट क्वेश्चन ये सिंपल वाला आ गया आपके पास कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो 1 या 2 मार्क्स में आपके पास आते हैं, ठीक है, कि आपको जस्ट आपको फिगर को देख के बताना पड़ता है कि वो समरूप है कि मतलब क्या कहते हैं समांतर रेखाएं हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं भाई इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। भाई क्या लिखा हुआ है, दिया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं भाई PQ, भाई लिखेंगे त्रिभुज, क्या क्या नाम है, FEFG लिख लेते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया भाई EFG में। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं भाई क्या, तो इसमें हम लिख सकते हैं हमें दे रखा है PQ जो समांतर है EF के। भाई PQ जो है वो EF के समांतर है, ये हमने लिख दिया। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या भाई ये समांतर है और हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर बताइए ये है कि नहीं, मतलब जांच करना है या फिर हम कह सकते हैं भाई चेक करना है। तो हम कहेंगे जांचना, कि जांच करेंगे। या फिर ज्ञात करें ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात करें। भाई क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है PQ जो है वो समांतर है EF के है या नहीं, भाई ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके हल में आते हैं। हल की बात करें तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई इसके अंदर कौन सा त्रिभुज है, EFG।
अच्छा ये समांतर समांतर नहीं दे रखा, ये समांतर नहीं दे रखा, ये हमें जांच करना है, ये हमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, दी हुई क्या है, तो भुजाएं दे रखी है, भुजाओं को हम लिखेंगे क्या क्या चीज़, तो भाई यहाँ पर हमें दे रखा है जीपी, भाई ये दे रखा है जीपी बराबर में 3.9 है। ठीक है, और ईपी जो है ये हमें दे रखा है 3, और उसके बाद जी क्यू जो है, जी क्यू जो है वो 3.6 है, और उसके बाद क्या है एफ क्यू जो है ये हमें दे रखा है 2.4। भाई ये इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। डन। अब यहाँ पर त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ई एफ जी की बात करें, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं क्या कि अगर इसकी भुजाएं एक ही अनुपात में हुए, मतलब अगर इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में आती है तब जाकर ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। भाई ये रेखाएं समांतर कब हो सकती है, जब दोनों भुजाएं अनुपात में हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई इसमें चेक करने के लिए इसमें लिखा मैंने जी क्यू बटे में क्यू एफ बराबर में जीपी बटे में पीई होगा। ठीक है भाई, इसको हम यहाँ चेक करते हैं। ठीक है ना, इसको जब मैंने चेक किया तो जी क्यू की बारी आई तो ये आया भाई 3.6, क्यू एफ की बारी आई तो ये 2.4 आ रहा है। ठीक है, और बराबर में हमारे पास ये आ रहा है भाई 3.9 जो जीपी है, और उसके बाद 3 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, इसको जब मैं काटता हूं तो कैसे कटेगा, तो भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, और यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट लगाए, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट इस तरह से लगाता तो इस पॉइंट से ये भी पॉइंट कट जाता, ये आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं भाई कटने का हिसाब क्या है, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, भाई ये कट गया। इधर देखे तो क्या होगा भाई 3 दाएँ 30, और ये आ रहा है भाई 1 3 13 आएगा, 13 तिया 39 आता है। यानी हम देख पा रहे हैं ये 3/2 आ रहा है, और ये आ रहा है 13/10 आ रहा है। क्या ये बराबर है, तो इसको जैसे मैंने भाग किया तो भाग करके देख रहे हैं, इसको भाग किया तो 1.5 आ रहा है, और इसको भाग किया तो ये आ रहा है 1.3 आ रहा है। तो क्या ये बराबर है, तो भाई नहीं है बराबर। जब ये बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं तब PQ जो है वो समांतर नहीं है EF के। इस तरह के कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आपके पास आते हैं जिसमें आपको चेक करना होता है कि ये भुजाएं बराबर हो रही है कि नहीं हो रही। डन। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। और आज हमने देखे हैं कि भाई बीपीटी के आधार पर भाई जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल थे, जैसे क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड में आया करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं। और अगर आपने ये सेशन कंप्लीट कर दिया है, इसका मतलब अब आपने बीपीटी के आधार पर जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको बोर्ड में पक्के कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक तरीके के क्वेश्चन करवाए गए थे, और मोस्टली चांसेस हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलो भाई बहुत बढ़िया। और इसके बाद भाई एक चीज़ और याद रखना कि भाई बीपीटी के परिमेय और बीपीटी का विपरीत परिमेय, ये दोनों भी बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो 100% श्योर रहता है कि भाई या फिर परिमेय आएगा, अगर परिमेय नहीं होता है, अगर किसी तरह से मिस होता है, तो उसके आधार पर इनमें से क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। अब भाई इस वेबसाइट की क्या खास बात है, मतलब आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है इसमें। तो सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है पूरा कंप्लीट कोर्स, वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और आगे देखें हम तो भाई स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, भाई बहुत सारे सेक्शन हैं। अब इन सारे सेक्शंस की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है तो जस्ट करना है उस कोर्स पर क्लिक, और उसके कोर्स को आप स्टडी कर सकते हो। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पर क्लिक करोगे, आप लोगों को 10वीं कक्षा में तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, और 10वीं कक्षा पर जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे 10वीं कक्षा के सारे फैकल्टीज यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। अब इन फैकल्टीज में इन फैकल्टीज को आप देख लीजिए, इनमें से अब देख लीजिए, अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है तो उस फैकल्टीज के सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो भाई मान लो कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आप देख सकते हो भाई क्या है, पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी देखा तो भाई बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल हैं।
अब भाई इन चैप्टर्स में है क्या, तो इन चैप्टर्स को जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें आपको सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो। ओके भाई, पूरे कॉन्सेप्ट वीडियो का मतलब क्या है, यानी एक वीडियो में आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। इसका मतलब इसकी पूरी बारीकियों से लेकर बारीकियां तक, मतलब पूरी बारीकियों को एक अच्छी बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। यानी अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को देखा है, कॉन्सेप्ट वीडियो को देखा है, तो वो चैप्टर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हर चीजें बिल्कुल क्लियरली समझाई गई है। ओके, और उसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतरीन बुक हमारी एनसीईआरटी, तो पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलने वाला है। और उसमें आपको मिलेगा भाई क्या, तो भाई पहले उदाहरण मिलता है, उदाहरण के क्वेश्चंस होंगे और प्रश्नावली होंगे, और पर में है तो उसको भी सिद्ध करके आपको दिखाया गया है, यानी ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद की बात कहा जाए तो भाई पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, यानी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके सामने मौजूद है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। यानी अगर आप चाहते हो, जैसे कि आप लोगों को लगता भी होगा कि भाई एग्जाम टाइम पे अगर कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो एक वीडियो में पूरे चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से खत्म करवा दी जाए, तो वो बिल्कुल आपके लिए मौजूद है, तो भाई उसका आप फायदा उठा सकते हो। और उसके बाद क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज भी आने लग गए हैं, तो एमसीक्यूज की सीरीज अवेलेबल है। उसके बाद भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अवेलेबल है, और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो इसका मतलब अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी कोर्स कहीं भी परचेज करने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। चलो भाई, तो बहुत बेहतर है। अब इसका फायदा उठाने के लिए क्या करना है, तो आपको जस्ट इन चैप्टर पर क्लिक करना है, वीडियो की लिस्ट खुलेगी, उस वीडियो पर क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करते ही आप देखोगे भाई इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा सकते हो। भाई बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जैसा कि आप लोगों को पता है मैग्नेट बैंड ने हिंदी मीडियम में जो कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर अवेलेबल है। ओके, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर और भी कोई जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए कि भाई वो भी आके यहाँ पर अपना फ़ायदा उठाए। ठीक है, तो भाई उसको भी इस फायदे की जरूरत है, बिल्कुल। तो भाई आपको फायदा हो रहा है, उनको फायदा हो, तो भाई बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।